हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हमें इस वीडियो में देख रहे हैं, ये टीजीटी का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें देखिए जो कॉमन क्वेश्चन है हम वो देखेंगे। वो चाहे पीआरटी हो, पीजीटी हो, टीजीटी किसी में भी हो, सेम रहेंगे। जैसे पार्ट फर्स्ट से लेकर थर्ड तक, जिसमें 30 क्वेश्चन सीटीपी के, बाकी भाषा के रूप में 15 इंग्लिश, 15 हिंदी, और बाकी जो आपकी रीजनिंग जैसे थर्ड पार्ट में आपकी 3 चीज़ें पूछी जाती है। एक तो आपकी मैथ 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन और हरियाणा जी के 10 क्वेश्चन। तो ये कॉमन क्वेश्चन रहते हैं सभी के लिए, चाहे वो आपके पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी जो पीआरटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, वो आप मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है। मैं नाम बता देता हूँ, हरियाणा प्राइमरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप विजिट करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे उसमें सभी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चाहे वो आपके सीडीपी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। इसमें से जैसे रीजनिंग और आपकी रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन छूट रहे हैं। ठीक है, तो वो अभी मैं करवा दूंगा 2-3 दिन में, और बाकी जो भी चीज़ें करवाई वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं टीजीटी के में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। 23 का मैंने ऑलरेडी ये करवा रखा है जो आपके टीजीटी में, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट इसमें देखा जाए तो 90 होते हैं ना क्वेश्चन, वो तो कॉमन है, वो किसी का भी कर लीजिएगा सॉल्यूशन, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, हिंदी, एसएसटी, किसी का भी। बाकी जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो सब्जेक्ट के अलग आते हैं। ठीक है, हर एक के। ठीक है, तो 23 का मैंने करा दिया है, तो 22 का आज कर लेते हैं। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन था कि अभिप्रेरणा की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो वो किया था आपके अब्राहम मैस्लो ने। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, इसे अनुक्रम है ना, इसकी जगह पे आप देखेंगे पदानुक्रम सिद्धांत भी जुड़ के आता है, यानी पदानुक्रम के नाम से आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी अब्राहम मैस्लो का ही सिद्धांत है। वही अनुक्रम का मतलब यहाँ पर हायरार्की है ना, इसका सिमिलर वर्ड लिया गया है। अनुक्रम रख दीजिए या पदानुक्रम रख दीजिए यहाँ पे। इसके अन्य नाम सिद्धांत को और याद रख सकते हैं, जैसे कि इसका अन्य नाम होगा अभिप्रेरणा, मांग का सिद्धांत। एक और अन्य नाम आता है स्वयं यथार्थीकरण का सिद्धांत। ये इसके उपनाम है। ध्यान रखना, इनकी एक बुक आई थी। अब मैं थोड़ी जानकारी दे दूँ, फिर उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिनकी बुक थी पर्सनैलिटी और मोटिवेशन, या ऐसे कह सकते हैं मोटिवेशन और पर्सनैलिटी। ये बुक थी 1954 में आई थी। उसमें ये सभी जानकारियाँ मिलती हैं कि इनके सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें हैं। और ये आपके मानवतावादी कहलाते हैं। कौन? अब्राहम मैस्लो। मानवतावादी इसलिए कहलाते हैं ये, इन्होंने जो ह्यूमन की बात की है, यानी मानव की जो मेन आवश्यकता होती है उनकी बात की है। तो इसे इंग्लिश में ह्यूमनिस्ट बोल सकते हैं या ह्यूमनिटेरियन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई मेनली बात जो व्यवहारिक तौर पर देखी जाती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से कम बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से अब जिनकी अवस्थाओं को लेकर। इन्होंने एक पिरामिड बनाया, उस पिरामिड के थ्रू इन्होंने जो आवश्यकता होती है मनुष्य की उन्हें बताया था। जैसे शुरुआती आवश्यकता ज़्यादा होती है, ठीक है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इसकी लास्ट स्टेज आती है 5वें नंबर की, उसे बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उस अवस्था तक बहुत कम इंसान पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने बताई थी। और इनकी जो 5 अवस्थाएं थी, मैं उनके नाम मैंने ट्रिक से याद कर रखे, तो आप चाहो तो इसे कर सकते हैं। बाकी आपको डायरेक्टली याद है तो फिर वो अच्छी बात है। जैसे कि पहली होती है फिजिकली आवश्यकता, भूख प्यास वगैरह ये। फिर आपको सेफ्टी चाहिए समाज में, फिर आपको कोई प्यार करने वाला भी चाहिए, फिर आपको सम्मान चाहिए समाज में। फिर आपको लास्ट में जाके होता है स्वयं का यथार्थीकरण, यानी आप एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करना। तो निश्चित तौर से ये बहुत कम कर पाते हैं। तो यही क्रम था नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये जो फिजिकल आवश्यकता होती है ना, ये आपकी निम्न अवस्था मानी जाती है। उच्चतम अवस्था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मानी जाती है। यही स्टेप पूछे जाते हैं मोस्टली परीक्षा में। बाकी इस पर और भी ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे अब्राहम मैस्लो की बात करें, ये तो कर ली है हमने, अब कर लेते क्लार्क काली की। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इनका बहुत पूछा जाता है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जैसे चालक न्यूनता का सिद्धांत बोलते हैं। तो ये याद रख सकते हैं। बाकी एटकिंसन है, अभिप्रेरणा उपलब्धि का सिद्धांत आता है ये मोटिवेशन के अंतर्गत। तो ये दिया था आपके मैकलेलैंड ने 1965 में। उनके ये सहयोगी रहे थे आपके एटकिंसन। थॉमसन की बात करें तो उन्होंने बुद्धि में एक सिद्धांत दिया था, सैंपल थ्योरी, यानी प्रतिदर्श का सिद्धांत। तो ये याद रख सकते हैं। तो ये बुद्धि से संबंधित है थॉमसन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी है जो व्यक्तित्व आकलन के लिए प्रचलित विधि नहीं है। इसमें से आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें से जो समाज विधि है ना, ये विधि आती है आपकी ऑब्जेक्टिविटी में। मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ऑब्जेक्टिविटी में कह सकते हैं या वस्तुनिष्ठता में ये आती है समाज विधि। ठीक है जी, जेल मोरेरो ने दी थी। देखो मैं आपको 1 मिनट में बताना चाहूँ, थोड़ा फास्ट बताऊँगा। ठीक है, देखो जो सिग्नल फ्राइड थी ना, उन्होंने व्यक्तियों के मन को जानने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की विधियाँ दी थी। जैसे प्रक्षेपी एक तरफ कर दी, अपरक्षेपी एक तरफ कर दी। तो ये प्रक्षेपी विधि कौन सी थी?
तो ये इनमें नाम आते हैं, देखो नाम बता देता हूँ। जैसे पहली IBT, जैसे इंक ब्लॉट टेस्ट बोलते हैं, ये हरमन रोसा ने दी थी 1921 में, 10 कार्ड हुआ करते थे। बाकी फिर सेकंड पे आई थी आपकी TAT, जैसे थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं, और ये आपकी मॉर्गन और मुर्रे ने दी थी 1935 में, और मॉर्गन और मुर्रे ने दी थी 1935 में। इसके 30 कार्ड हुआ करते थे, एक एक्स्ट्रा हुआ था कहानी लिखवाने के लिए। फिर आई थी CAT, जिसे बोलते हैं चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी बाल अंतर्नोद परीक्षण, ये लियोपोल्ड बेरक ने दी थी 1948 में, ठीक है। इसके बाद आई थी आपकी FWAT, फिर इसके बाद आई थी SCT, जैसे सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट बोलते हैं, ये टेंडन ने दी थी। फिर ये होगी फ्रांसीसी, देखो FWAT फ्रांसीसी गाल्टन, SCAT टेंडन, इसके अलावा और कौन सी थी, एक PFT थी, PFT ये आपकी रोजर मिंग ने दी थी। फिर इसके बाद आई थी आपकी अन्य विधि, जैसे खेल विधि भी आती है, यानी खेल एवं तकनीक विधि, ड्रामा विधि, कहानी विधि, और इनके अलावा और कौन कौन सी विधि आ सकती हैं, यही मेनली होती हैं, ठीक है, जो प्रक्षेपी विधि में आती है। तो इसमें से तो हमें केवल प्रक्षेपी विधि नहीं बतानी थी, कौन सी बतानी थी, जो प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो हमने कहा था इसमें राइट आंसर हो जाएगा समाज विधि। ये आती है आपकी ऑब्जेक्टिविटी में, ठीक है। अब एक ध्यान रखना, यहाँ पे एक नया शब्द आया है वर्णन विधि, ये मैंने भी नहीं पहले पढ़ी थी, जिसे एक्सप्रेसिव मूवमेंट विधि बोलते हैं। ये आपकी किस में आएगी, इस प्रक्षेपी में ही आएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैंने बाकी पूर्ति तो ये SCT से संबंधित हो जाएगी, यानी सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। और शब्द साझा का मतलब वही है, F यानी फ्री, W का मतलब वर्ण, और E का मतलब एसोसिएशन, और T का मतलब टेस्ट। ये फ्रांसीसी गाल्टन ने दी थी, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसे ही बोलते हैं शब्द साझा। इसमें क्या होता था कि जो बच्चा है जिन वर्णों का यूज कर रहा है ना ज़्यादा, उसी के आधार पर बता देते कि इसका इस प्रकार का व्यक्तित्व, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार था, इसमें से नया वर्ण मिला है वो वर्ण विधि, इसे ध्यान रखना है। और बाकी मैंने ये प्रक्षेपी विधि बताई थी, अप्रक्षेपी विधि का भी एक बात देख लीजिएगा कौन कौन सी होती है मेनली, जैसे कि आपको अंदाजा हो जाएगा। 2 प्रकार की होती हैं, एक तो बस कौन सी होती है, सब्जेक्टिविटी, जिसे व्यक्तिनिष्ठ विधि बोल सकते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे सब्जेक्टिविटी, यानी इसमें आपके मन विचार सबका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें आती है जैसे कि आत्मकथा विधि, जैसे इंट्रोप्रोजेक्शन मेथड बोलते थे, या इसे डायरी विधि बोल देते हैं। ये पहली विधि मानी जाती है सब्जेक्टिविटी की, ठीक है, जो आपके विलियम वुंड और टेचनर से संबंधित थी। तो ये भी आपके PRT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद आती है आपकी केस स्टडी आ जाती है, इंटरव्यू आ जाते हैं इसमें, और ऑब्जर्वेशन भी आ जाएगा इसी में, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी इसी यानी अप्रक्षेपी विधि में एक तो होगी सब्जेक्टिविटी वाली, एक दूसरी होती है इसमें ऑब्जेक्टिविटी वाली। इसमें आता है निरीक्षण हो गया आपका, समाज मिति हो गई, परिस्थिति परीक्षण होगा, निष्पादन परीक्षण जिसे परफॉर्मेंस टेस्ट बोलते हैं, ये सभी आ जाएंगे। तो मेनली यही चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए, बाकी तो आप है ओवरऑल समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमने देख लिया था, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मेनली यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, आप प्रीवियस के देखना तो यहीं से मिल जाएंगे सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। तो बाह्य नहीं है तो निश्चित तौर से वो आंतरिक होगा। तो इनमें से आंतरिक वाला देखिएगा, आंतरिक होगा वो सेल्फ यानी खुद से संबंधित होगा, ठीक है। इस प्रकार का जो भी ऑप्शन होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना, तो ये ट्रॉफी प्राप्त करने के लिए ये बाह्य हो जाएगी, ठीक है, तो ये इसी से संबंधित है। बाकी वेतन के लिए नौकरी करना, ये भी बाह्य हो जाएगी। ये कह रहा है कि आत्मसंतुष्टि हेतु समाज सेवा करना, ये आपकी इंटरनल है, यानी इंटरनल मोटिव है ये आपका, तो ये आपका हो जाएगा इंटरनल, यही हो जाएगा जो राइट आंसर होगा। बाकी है एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना, ये भी आपका बाह्य हो जाएगा। इसमें से 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा जो इंटरनली मोटिव से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि हम अपने आत्मसंतुष्टि के लिए हम समाज सेवा कर रहे हैं इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण विद्यार्थियों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स मापन हेतु उपयोग में लाए गए थे। तो देखो इंग्लिश देखिए इसकी क्या है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी जिसे हम TAT बोल रहे थे। TAT जो आपका टेस्ट था ये आपके मॉर्गन एवं मुर्रे ने दिया था 1935 में। इसमें कार्ड हुआ करते थे आपके 30 + 1 यानी 31 कार्ड। हालांकि ये क्वेश्चन 30 का ही पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। एक कार्ड खाली दिया जाता था। इस कार्डों में संख्या होती थी 30 तो मेल होते थे, ठीक है, 30 फीमेल होती थी कार्डों में, और आपके 10 ऐसे होते थे जो दोनों का मेल होता था, मेल और फीमेल के मिक्सचर होते थे इसमें से जो कार्ड दिए जाते थे उन्हें बच्चों को वो फिर कहानी लिखते थे, और जिस प्रकार वो लिख के लाते थे उसी आधार पर बता देते कि वो किस प्रकार के व्यक्तित्व का बच्चा है, ठीक है। तो ये एक खाली कार्ड दिया जाता था, इसमें किसका मापन किया जाता था, व्यक्तित्व का। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, समायोजन से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और प्राइमरी में तो बहुत कम मिले हैं क्वेश्चन, लेकिन जो आपके TGT में तो देखने को मिला है
इसमें पूछ रहा है कि समायोजन का कौन से यानी समायोजन के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है और उसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है वो बताना है। ठीक है, यह असंतुलन उत्पन्न करता है, जबकि हम एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हम समाज में किस प्रकार समायोजन कर पाते हैं चीज़ों से, तो ये कह रहा है कि असंतुलन, तो यही पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन है, यह परिस्थितियों की मांगों के अनुरूप ही जीवन के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित करता है, ये बात सही है। बाकी 3 नंबर ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन किस प्रकार है, ये कह रहा है 3 नंबर ऑप्शन कह रहा है ये वातावरण की जो भी परिस्थिति होती हैं उनमें वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है, ये बात सही है। समायोजन के अभाव में व्यक्तिगत तनाव एवं चिंता से गिर जाता है, ये भी बात सही है। यानी इसमें से गलत थी वो हो जाएगी 1 नंबर। ठीक है, बाकी तीनों पॉइंट ये सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा देख पा रहे होंगे 6 नंबर, इसमें पूछा है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटावी की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी आ जाती है आपके अंदर। तो ये आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 थी इसी में होता है। और पलटावी चिंतन मतलब ये एक बच्चा है, ये कह सकते हैं कि वो मल्टी डायरेक्शनल सोच सकता है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताऊं, जरूरी नहीं है ये बैठे बैठे, इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं। 1 रुपये में अगर 100 पैसे है और बच्चे से पूछा जाए कि 100 पैसों में कितने रुपए बनेगा, अगर वो ये कहते हैं 1 रुपया बनेगा, तो निश्चित तौर से उसमें रिवर्सिबिलिटी आ चुकी है, यानी रिवर्सिबिलिटी जो एबिलिटी है, आपकी पलटावी चिंतन की योग्यता है वो आ गई है। इसका मतलब ये होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर उसके अंदर पलटावी चिंतन की क्षमता नहीं आई तो फिर वो ये इसमें आ जाएगा, किसमें, पूर्व सक्रियात्मक, इसे बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी, लग जाएगा। बाकी ये वाला पूरा स्पेलिंग ये आ जाएगी, जिसे बोले इरिवर्सिबिलिटी, ये पाई जाती है आपकी पूर्व सक्रियात्मक में। और अगर ये बोल दे कि रिवर्सिबिलिटी अगर उसे क्षमता विकसित हो गई है, यानी तो फिर पहुंच जाएगी वो आपकी मूर्त सक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि कौन सा सही मिलान नहीं है वो बताइएगा। जैसे एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं दे रखी हैं और उन्हीं अवस्थाओं का क्रम पूछा है, ये यानी कौन किससे संबंधित नहीं है, इस प्रकार का पूछा है ये क्वेश्चन। अब जैसे ध्यान से देखें तो पहले बनाव अपराध दे रखी है, ये तीसरी अवस्था है, क्या ये बात सही है? तो हम अब एक एक करके सभी को देख लेते हैं। वैसे देखा जाए तो पहली अवस्था आपको मालूम होगी कौन सी थी, मिस वर्सेस मिस ट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। ठीक है, तो इसमें से देखिएगा जो गलत है वो चूज करनी है। जैसे देखो हम जानते हैं, उन्हीं की बात कर लेते हैं। पहचान बनाम भूमिका भ्रांति है, ये 5वीं अवस्था है जो आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन से संबंधित होती है। ये किशोरावस्था की अवस्था मानी जाती है, यानी उम्र मानी जाती है, तो ये सही है। एक अध्यवसाय ना जो बनाव 4थी अवस्था, इसका मतलब आप जानते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, और ये अवस्था होती है 4 नंबर की जो बाल्यावस्था से संबंधित होती है, यानी ये 2 तो सही दे रखी है। कौन कौन सी, 2 नंबर की और 4 नंबर की। अब देखते हैं जैसे कि स्वायत्त बनाव, तीसरे नंबर की अवस्था देखिए, स्वायत्त बनाव लज्जा एवं शंका, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। तो ये आपकी संबंधित होती है 2 नंबर की अवस्था, जबकि ये कह रहा है पहले नंबर की, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी जो पहले बनाव अपराध की अवस्था है ना, इसे बोलते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये आपकी अवस्था होती है 3 नंबर की, और ये कह रहा है कि 3 नंबर की अवस्था है, तो ये बात तो सही है। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जो हमें पूछा है नहीं है इसमें से, तो ये हो जाएगी। वैसे अब देखा जाए, ध्यान रखना कि पहली अवस्था ना कोई कौन सी होती है, ये दूसरे नंबर की अवस्था होती है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ध्यान रखना, जो आपका मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है, ये एरिक्सन के द्वारा दिया गया था, और इनकी एक बुक आई थी आइडेंटिटी क्राइसिस और लाइफ साइकिल, ये उसी के आधार पर इनमें 8 अवस्थाएं बांटी थी। इनकी ये 4 अवस्थाएं तो ये हो गई, 4 अवस्थाएं और वो है जो अब आदि की उम्र की है, किशोरावस्था के बाद। लेकिन इसके जो सिद्धांत है ना, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, उसके उपनाम याद रखना। अब इतनी बात कर लिए तो 1 मिनट में क्या जा रहा है, जैसे जीवन विस्तार जिसे लाइफ स्पेन बोलते हैं, पहचान संकट की अवस्था बोलते हैं, इसके उपनाम है। ठीक है, और क्या है, एक अन्यता खोज की सिद्धांत भी बोल देते हैं इसे, इसके उपनाम है। ठीक है, 8 स्टेज है, और इनकी एक बुक थी आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ लाइफ साइकिल, उसी में ये वर्णन मिलते हैं 8 अवस्थाओं के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इंग्लिश ध्यान रखिएगा, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है, ये आपके स्किनर से संबंधित है।
तो चाहे तो आप एक्सटेंशन की बात करें, बहिर्गमन की बात, बहिर्गमन बोलेंगे, और चाहे डिस्क्रिमिनेशन विभेदन की बात करें, या स्वतः आपूर्ति स्पॉन्टेनियस की बात करें, या आप पुनर्वलन की बात करें, इन सभी के बारे में आपके स्क्रीन ने बात की है। ठीक है, इसके अलावा चेनिंग हो गया, और आपके चेनिंग के अलावा और क्या होता है, चेनिंग हो गया, और देखो चेनिंग दो शब्द आते हैं, एक तो चेनिंग आता है और एक शेपिंग आता है। हाँ, शेपिंग, तो ये भी इन्होंने बात की है, चेनिंग, शेपिंग, यानी ये सभी वर्णों की बात की है। तो इस वजह से इसका कोई भी राइट आंसर नहीं होगा इनमें से, ये कह रहा है ना कोई नहीं, इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये सभी हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट किया गया होगा। लेकिन इसके उपनाम याद रख सकते हैं स्किनर के सिद्धांत के, जैसे कि मैं नाम बताऊं, एक तो कार्यात्मक प्रतिबद्धता था, वैसे एक ट्रिक है ORS, किसका नाम रहे, ये ट्रिक है, इससे सभी सिद्धांत याद हो जाएंगे आपको, यानी उपनाम। हाँ, ORS किसका नाम रहे, देखो इसमें तो मोटे मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ, नाम तो बहुत है इसके, जैसे O से बन जाएगा ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, RS से रेस्पॉन्स स्टिमुलेट थ्योरी या लर्निंग थ्योरी, जो की है इससे हो जाएगा क्रियात्मक या क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक है, या क्रिया अनुबंधन सिद्धांत, स से हो जाएगा साधनात्मक सिद्धांत, का से हो जाएगा कार्यात्मक सिद्धांत, ना से हो जाएगा नैमित्तिक का सिद्धांत, म से हो जाएगा मौलिक व्यवहारवादी, यानी ये आपके रेडिकल बिहेवियरिस्ट कहलाते हैं, कौन, स्किनर। बाकी र से हो जाएगा रिक्त उपागम का सिद्धांत। ये सभी इसके उपनाम है, आप रखना चाहो याद रख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा है अभिवृत्ति, जो एटीट्यूड होता है उसके बारे में सही नहीं है। पहला है अभिवृत्ति, देखा जाए ना, एटीट्यूड होता है ना, ये हमारे समाज से सीखते हैं हमेशा। ठीक है, यानी एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड होता है ये जन्मजात होता है, ये जो हमारे अंदर क्षमताएं पाई जाती हैं वो जन्मजात होती हैं, लेकिन एटीट्यूड हम समाज से सीखते हैं ये सभी चीज़। ठीक है, बाकी अब देख लेते हैं क्वेश्चन, इसमें से सही नहीं है वो चूज करना था कि अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक और यानी प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है। इंग्लिश देखिएगा, यानी मोटिवेशनल और जो अफेक्टिव करेक्टर है ना, ये पाए जाते हैं आपके एटीट्यूड में, ये बात सही है। अभिवृत्ति पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है, यानी ऐसे कह रहा है जो आपका एटीट्यूड है उसकी रेंज मानी जाती है, चाहे तो आप स्ट्रांगली पॉजिटिव होंगे और फिर या स्ट्रांगली नेगेटिव होंगे। जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टी है भारत की, तो बीजेपी है वो अपना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव खुद के लिए तरफ रखती है, जबकि वो कांग्रेस की तरफ कैसा रखेगी, स्ट्रांगली नेगेटिव कह सकते हैं, पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है, यानी एटीट्यूड उसका। और जो कांग्रेस का है वो बीजेपी के खिलाफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी हो जाएगी, यानी जो उनका एटीट्यूड है, लेकिन खुद के लिए कैसा हो जाएगा, स्ट्रांगली पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये आपके एटीट्यूड है। बाकी नेक्स्ट है कि अभिवृत्ति में व्यक्ति और वस्तु संबंध पाया जाता है, ये बात सही है। बाकी है ये अभिवृत्ति है जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है। ये सेंटेंस केवल यहाँ पर गलती कर गया, ये जन्मजात गलत बोल गया, ये जन्मजात नहीं होती, ये केवल अर्जित होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये 4 नंबर गलत हो गया। बाकी ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, ये अच्छे क्वेश्चन थे, यानी अच्छे ऑप्शन थे, क्योंकि ये आपको आगामी परीक्षा में इसी प्रकार के रिपीट होते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इनमें से कौन सा कथन है जो बच्चों के विकास के बारे में सही है, यानी जो बिल्कुल सही है वो बताना है। विकास मात्र आनुवांशिकता का एक उत्पाद है, गलत है। आनुवांशिकता के साथ ही वातावरण का भी प्रभाव रहता है, तो इस वजह से ये गलत हो गया, क्योंकि मात्र क्या रहता है, केवल आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है, वातावरण का भी पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन है विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है, ये रैंडमली विकास होता है, ये कहना गलत है, क्योंकि रैंडमली नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। एक तो पहली बात तो ये स्पाइरल होता है डेवलपमेंट, ठीक है, और इसमें क्यूमुलेटिव प्रोसेस पाई जाती है, संचयी प्रक्रिया, ठीक है, और इसमें आपके ऑर्डर होते हैं, यानी विकास का डायरेक्शन होता है, जैसे सेपेलिक ऑर्डर, प्रॉक्सिमोडिस्टल और अन्य भी आते हैं नाम। ठीक है, बाकी है तीसरा ऑप्शन विकास एक संचयी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस होती है। बाकी विकास के विभिन्न आयाम है वो अंतर संबंधित नहीं होते, जबकि अंतर संबंधित होते हैं, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता हो, चाहे सामाजिकता हो, संज्ञानात्मक हो, या आपकी संवेगात्मक हो, ये सभी चीज़ें अंतर संबंधित होती हैं, विभिन्न आयाम में आपस में संबंधित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सही पूछा था ना, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केटल का संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण एक प्रकार का क्या था, वो एक अशाब्दिक परीक्षण था, यानी आपकी कल्चर, आपकी भाषा, आपके पहनावे और अन्य कल्चर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इस संस्कृति मुक्त परीक्षण में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इन्हें ही बोलते हैं संस्कृति मुक्त परीक्षण, तो ये अशाब्दिक था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से सृजनात्मकता
का कौन सी विशेषता नहीं है? देखो, मौलिकता को बोलते हैं, ओरिजिनलिटी होती है, लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, धारा प्रवणता यानी फ्लुएंसी होती है, लेकिन जो आपकी जो रिगिडिटी है ना, ये नहीं होती, कठोरता नहीं होगी, या अनंग्यता को बोलते हैं इसे, ये नहीं होगी। इसकी जगह पर आपका एक्सप्लोरेशन आता है, ये चीज़ें पाई जाती है। ये 4 तत्व होते हैं, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी और एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो इसमें से नहीं होगा, वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो वो करेगा आपका, जैसे शिक्षक का शिक्षण कौशल, ये तो करेगा नहीं। बाकी मानसिक स्वास्थ्य, ये भी नहीं करेगा। शिक्षक का विषय ज्ञान, ये भी नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर है, अरे ये तो उल्टा क्रम बता दिया मैंने, यानी एक सेकंड, ये पूछ रहा था कौन अधिगम का प्रभावित नहीं करेगा, तो फिर 4 नंबर ऑप्शन होगा। यानी शिक्षक का शारीरिक शरीर है ना, चाहे वो सुडौलकाय हो, चाहे वो गोलाकार हो या लंबाकार हो, इस प्रकार के जो भी आपके शरीर के आकार होते हैं, कैसा भी हो, इससे मतलब नहीं है हमें। तो उसके कौशल, उसके मानसिक स्वास्थ्य और विषय ज्ञान, इन तीनों से मतलब होता है, ना कि इससे। ठीक है, वो मैंने समझने में गलती कर दी, इस वजह से मैं उन्हें कहते आ रहा था गलत 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 नहीं, वो सही थे। और नीचे का 4 नंबर ऑप्शन है, हमें टीचर का ज्ञान लेना है तो उसके शरीर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें इन चीज़ों से मतलब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो संबंधित नहीं था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? तो वो संरचनात्मक परिवर्तन होंगे, जैसे आपका वजन बढ़ना, आपकी लंबाई बढ़ना, आकार में परिवर्तन, ये सभी आपके संरचनात्मक होते हैं, जैसे आप आंखों से देख सकते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इंटरनल होती है, तो वो आपके प्रकार्यात्मक चली जाएगी, विकास बोलेंगे इसे, प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल, ये विकास से संबंधित हो जाएगी। स्ट्रक्चरल होगी चीज़ें जो बाह्य संरचना के रूप में देख सकते हैं, वो फिर पहुंच जाएगी आपकी वृद्धि से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, हमें यही पूछा ना, वृद्धि है बच्चों के किस प्रकार से परिवर्तन लाती है? तो संरचनात्मक लाती है, जिसे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है, त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? तो आप भी जानते हैं एसिलेशन है, वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, जो गिफ्टेड या इन्हें टैलेंटेड बच्चे बोलते हैं, तो उनके लिए होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी 1 नंबर ऑप्शन हो गया, बाकी 2 ऑप्शन संबंधित नहीं। आपका नेक्स्ट है जो 16वें नंबर का, कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची में आएगा? यानी ये कह रहा है, कोई बच्चा अगर सही काम कर रहा है तो उसके बाद आप उसे पुनर्बलित करेंगे, यानी रेनफोर्समेंट देंगे, तो आप कौन सी इसमें से सूची होगी उसमें सम्मिलित करेंगे? तो हम बोलेंगे उसे सतत में ले जाएंगे, कंटिन्यूअस में। क्यों ले जाएंगे कंटिन्यूअस में? देखो, जो अब जैसे कि मैं बात करूँ, इन्हें समझाने की कोशिश करूँ, ये बहुत सारी अनुसूचियाँ बताई थी, मोस्टली तो 4 ही प्रकार की थी। एक तो सतत थी, यानी जो भी अनुक्रिया करे और उसे पुनर्बलित करते रहिए, यानी उन्हें आप रेनफोर्समेंट देते रहिए। अब जैसे निश्चित अनुपात वाले में ये है कि आप जैसे मान लीजिए मैथ के 3 सवाल करने के बाद आपको एक चॉकलेट मिलेगी, तो आप एक निश्चित अनुपात के रूप में इसे अनुसूची को मानेंगे। ये एग्जाम्पल है। बाकी परिवर्तनशील अंतराल, इसका मतलब है वेरिएबल इंटरवल, इसका मतलब ये है कि आप चाहो तो दे सकते हैं अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन, या नहीं दे सकते। ठीक है, निश्चित अंतराल का मतलब ये है कि जैसे कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनके मंथली के लास्ट में आपको सैलरी आती है, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ना, मतलब निश्चित अंतराल के बाद आपको पुनर्बलन मिल रही है, यानी एक सैलरी मिल रही है, तो ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और बाकी इसका तो राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो पूछा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष यानी सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है कहलाता है। ये आपके डायरेक्शन से संबंधित है, जो विकास होता है किस दिशा में होता है उससे संबंधित। तो ये आपके अनुदैर्ध्य सिर यानी सिर से पैर, तो सिर से पैर का मतलब होता है सेफेलोपोडल, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, तो ये केंद्र से बाहर हो जाएगा। बाकी जो विकास होता है वो स्पाइरल होता है। ठीक है, ये भी संबंधित है, और वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। हालांकि हमें ये नहीं पूछा है, हमें तो केवल सिर से पैर पूछा है, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। मैंने तो बताया कि प्रॉक्सिमोडिस्टल भी इसी में आता है, इसका मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर, और जो विकास होता है वो बच्चों का स्पाइरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक प्रकार का बुद्धि परिचय जहाँ पर प्रश्न कठिनाई का स्तर की दृष्टि से तो समान होते हैं, किंतु उन्हें समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, आपकी एनटीपीसी रेलवे में भर्ती होती है तो उसमें आपको फर्स्ट टेस्ट देना होता है, फिर आपका प्री होता है, फिर मेंस होता है। उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समय कितना दिया जाता है? 90। जो आप पीआरटी का पेपर देंगे भविष्य में, तो आप निश्चित तौर से देखना है स्टेट का, उसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको
प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रही है, यहाँ पे आपको 1 मिनट नहीं मिल रही है, यानी क्वेश्चनों की संख्या 120 और टाइम मिल रहा है 90 मिनट। तो इसे बोलेंगे गति परीक्षण, यानी ऐसे बोल सकते हैं स्पीड टेस्ट, यानी आपके पास समय कम है और आपके पास समय कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है, इस प्रकार का। यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार बुद्धि का परीक्षण हमने किया है जिसमें प्रश्न कठिनाई के स्तर की दृष्टि से तो समान है सभी के लिए, लेकिन किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया गया है, यानी कौन जल्दी सॉल्व कर पाएगा। तो मैंने तो वो एग्जाम्पल NTPC वाला दिया था, 120 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट होंगे, ठीक है। तो ये गति से संबंधित, कौन बच्चा कितनी जल्दी से सॉल्व करेगा क्वेश्चनों को, उससे संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी नहीं है। तो मैंने देखो ऑलरेडी बता दिया था, जैसे कि साक्षात्कार है, तो साक्षात्कार किस में आएगी, व्यक्तिनिष्ठ में आएगी, ठीक है, यानी जो सब्जेक्टिविटी है उसमें। अवलोकन ये भी आपकी सब्जेक्टिविटी में ही आ जाएगी। बाकी आत्मकथा विधि है, जिसे कहानी विधि कहते थे, ये आ जाएगी आपकी सब्जेक्टिविटी में। जो शब्द साचार है, जिसे मैंने FWAT कहा था, क्या कहा था, FWAT, यानी इसे बोलते हैं फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शब्द साचार, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा, शब्द साचार का मतलब कि ये आपकी दी थी फ्रांसीसी गार्डन ने। तो ये आपकी कौन सी विधि है, ये आपकी प्रक्षेपी है, यानी जैसे प्रक्षेपी का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन का प्रकार है। और जबकि व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ होती हैं या व्यक्तित्व आकलन की जो व्यक्तिनिष्ठ विधि होंगी, ये आदि किस में आती हैं, ये आपकी अप्रक्षेपी में आती हैं। और अप्रक्षेपी में भी प्रकार होते हैं, तो कौन कौन से, एक तो व्यक्तिनिष्ठ और दूसरी होती है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो जो शब्द साचार है वो आपकी प्रोजेक्शन से यानी प्रक्षेपी विधि से संबंधित है। बाकी ये तीनों विधि हैं वो आपकी व्यक्तिनिष्ठ से। हमें पूछा क्वेश्चन ये था कौन सी व्यक्तिनिष्ठ से संबंधित नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मीनल है बुद्धि में तो औसत है, यानी एवरेज बुद्धि रख रही है वो 90 से लेकर 110 के मध्य में, ठीक है। और जो आप उसकी सृजनात्मकता में निम्न है, यानी ऐसे कह सकते हैं उसकी जो क्रिएटिविटी है उसमें वो निम्न है। समाज में उच्च स्तरीय, यानी जो समाज में एडजस्टमेंट में वो उच्च है। तो वो उदाहरण किसका है, तो हम ये बुद्धि जब आप पढ़ेंगे ना, एक होती इंट्रा, एक होती इंटर। इंट्रा का मतलब होता व्यक्ति अपने आप को समझ पाता है, अपनी भावनाओं को समझ पाता है, मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, वो सब चीज़ें समझ पाए, उसे बोलते हैं वो इंट्रा। यानी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, व्यक्ति अपने बारे में सही तरीक़ा से समझ पाए, सोच पाए, वो होती है। तो ये कहीं ना कहीं बात हो रही है आपकी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी अंतर्वैयक्तिक भिन्नता की। अगर वहाँ पर दूसरों की भावनाओं को समझ पाता, ठीक है, विचारों को, तो फिर उसमें हो जाती इंट्रा, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ब्रूनर ने बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन की बात की है या सुझाव दिया है। करिकुलम की बात कही है उन्होंने कि बच्चों को किस प्रकार का आप जो करिकुलम है उसे पढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने बात की है स्पाइरल की, ठीक है। हालांकि जो आपके जैन और ब्रूनर है, इन्होंने है इनके सिद्धांतों की बात करें तो जीन प्याजे के जो सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इनके भी सिद्धांत का यही नाम है। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, इनएक्टिव और इनएक्टिव, आइकॉनिक और आपकी सिंबॉलिक, ये 3 अवस्थाएं बताई थी। और इन्होंने एक जैसे कि खोज पागम की बात की है, और इन्होंने साथ ही साथ खोज पागम के अलावा, इनके अलावा और किसकी बात की है, और इन्होंने इसके फोल्डिंग की बात की, इन्होंने दिया था मूलतः शब्द, बाकी फेमस किया था आपके वाइगोस्की ने। तो ये आपके संबंधित हो जाएगी आपके कह सकते हैं ब्रूनर के बारे में। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये ध्यान रखें तो रख सकते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये बहुत है ब्रूनर के बारे में, यही मोस्टली बन जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन नया था कि जो आपके स्कूलों में जो करिकुलम चलता है बच्चों को कैसा होना चाहिए, स्पाइरल पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट है विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो ये आपकी वाइगोस्की से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी एरिक्सन ने तो आपको मालूम है मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ब्रॉन ब्रेनर ने है, इन्होंने बायो इकोलॉजी का सिद्धांत दिया था, जिसमें आपकी बताया था कि बच्चों के चारों जो वातावरण होता है वो किस प्रकार प्रभाव डालता है। तो इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी, वो हम अगला क्वेश्चन आएगा तब वो देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो उसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, यानी तादात्मीकरण।
तादात्म्यकरण का ये है कि अपनी जो कमी रही है, बुराई रही है, उनकी तुलना है आप किसी दूसरे प्रसिद्ध या बड़ी बेहतर व्यक्ति से कर पाएँ। जैसे कि इसके एग्जाम्पल आता है, एक तो यही है कि अपने अहम को ये शांत रखने के लिए दूसरों के अनुरूप परिवर्तित कर लेता है। जैसे अब एक भ्रष्ट कर्मचारी का पकड़े जाने पर कहना कि वो पूरे तंत्र को भ्रष्टाचारी बताने लग जाता है, ठीक है, यानी ये सभी भ्रष्टाचार कर रहे थे, इस वजह से मैं कर रहा था। तो ये हो गया तादात्म्यकरण। युक्तिकरण का मतलब देखो, हालांकि इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। युक्तिकरण का मतलब होता है आप है इसमें सत्यवादी, इसमें एक आप तर्क देंगे। जैसे कि आप कोई विफल हो गया आप, तो उसे ठहराने के लिए आप तर्क क्या देंगे। जैसे अपराधी कोई पकड़ा गया तो वो क्या कहता है कि अपराधी का अपने व्यवहार का कारण क्या बता रहा है, बुरी संगति, यानी वो आप यहाँ पर सत्यवादी एकदम बुद्धि का तर्क। इसके और भी एग्जाम्पल होंगे, जैसे आपने लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी, अंगूर खट्टे थे या अंगूर मीठे थे, वो सॉरी नींबू मीठे थे। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाए। मार्गान्तिकरण सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है समाज, ये समाजने की विधियों में आती है ये सभी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बच्चा ना तो देखो, अगर वो फेल हो गया तो वो उसको स्वीकार करेगा और वो किसी अन्य कार्य में जुड़ जाएगा, यानी जो उसके बस की नहीं है उसे छोड़ के अन्य कोई काम में लग जाएगा, उसे बोलेगा मार्गान्तिकरण, जैसे सब्लिमेशन बोलते हैं। प्रक्षेपण तो आप जानते हैं, जो दूसरों पर आरोप लगाना, और प्रक्षेपण में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे दूसरों पर आरोप लगाने के लिए, जैसे कि मैं क्या कहूँ, जैसे कोई जैसे एक एग्जाम्पल आता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या आप फेल हो गए तो आप कहते हैं कि टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, या कहते थे पेपर टफ था। तो इस प्रकार के ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा था उसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा घटक क्लिपबोर्ड के बुद्धि संरचना का मॉडल अंश नहीं है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने बहुत सी बार कराया है। अब तो बहुत सी बार कराया है, ये आपका संबंधित हो जाएगा क्लिपबोर्ड से। और क्लिपबोर्ड ने बुद्धि की संरचना का जो 3D मॉडल दिया था ना, 3 डायमेंशनल थ्योरी, तो उसमें 3 चीज़ों की बात की है। OCR, ओ मतलब ऑपरेशन, इसमें देखो इंग्लिश देखिएगा, OCR की बात की है, OCR। तो देखो ऑपरेशनल है, C का मतलब हो गया आपका कंटेंट हो गया, और R का मतलब प्रोडक्ट हो गया। तो जिसकी बात नहीं की है वो हो जाएगा कॉग्निटिव से, ये जैसे ये संज्ञान कह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन है। अब ध्यान रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, जो संक्रिया में कितने स्टेप होते हैं। तो इसमें स्टेप होते हैं 2, 2 दूनी 4 और 6, सॉरी 5 होते हैं, 5 होते हैं। जो 5 के नाम है CC टैम, ट्रिक के नाम से याद रख लें, मैं नाम बता देता हूँ। C का मतलब होगा यहाँ पे कॉग्निटिव यानी संज्ञान। दूसरी C का मतलब होगा कन्वर्जेंट, जिसे अभिसारी कहेंगे। D का मतलब डाइवर्जेंट, जिसे आप अपसारी कहेंगे। E का मतलब होगा यहाँ पे इवोल्यूशन, मूल्यांकन से। और जो मेमोरी होती है ना, N का मतलब मेमोरी है। इसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, एक तो आपका रिटेन और एक रिकॉर्ड, ये ध्यान रख सकते हैं। ये तो हो गए आपके इसे। अब कंटेंट से संबंधित समझ लीजिएगा, इस कंटेंट में कितने थे, 2, 2 दूनी 4 थे। और 4 स्टेप कौन कौन से थे आप ध्यान रखिएगा। बॉयफ्रेंड कैसा है, SS वाला है, तो इसे याद रख लीजिए। B से हो जाएगा बिहेवियर, और जो आपका फिगर है बनेगा ऐप से। इसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, मैं नाम बता देता हूँ, ऑडियो और विजुअल, ठीक है, ऑडियो और विजुअल। बाकी SS का मतलब होता है, एक ऐसे हो जाएगा सेमेंटिक्स, जिसे शाब्दिक बोलेंगे, और दूसरे ऐसे मतलब हो जाएगा सिम्बॉलिक, ठीक है। अब बचा आपका प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में कितने शब्द थे, 2, 2, 4, तो 6 थे। कौन कौन से थे, RSEIT और U। देखो मैं नाम बताते जाता हूँ। C का मतलब क्लास हो जाएगा, I का मतलब इम्प्लीकेशन या नेतार्थ, यहाँ से बोलेंगे। और आपका R से हो जाएगा रिलेशन, और S से सिस्टम, और क्या बच रहा है, T से हो जाएगा ट्रांसमिशन, जिसे हम बोलते हैं रूपांतरण। U का मतलब हो जाएगा यूनिट या इकाई। ये ओवरऑल सभी आपके कह सकते हैं क्लिपबोर्ड से संबंधित आपके 3 आयाम थे। उन 3 आयामों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती वो है। ये सिद्धांत दिया था 1967 में, तब इसमें 120 कार्ड हुआ करते थे, और फिर इसके 150 हुए थे, फिर लास्ट में जाके 180 कार्ड हो गए हैं, ठीक है। ये पूछे जाते हैं, और ये लास्ट वाला है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। ये सफिशिएंट है। इसके सिद्धांत को SOI और कहते हैं, 3D कहते हैं, COP भी बोल देते हैं, और SOI भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बुद्धि के त्रितंत्रीय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राईआर्किक। देखो ये देख रहा है, ट्राईआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें भी 3 घटक बताए थे, वो आपको वो मालूम होने चाहिए, ठीक है। बाकी हार्वर्ड गार्ड ने आपके पहले 7 बताए थे, फिर 9 प्रकार बताए थे। और क्लिपबोर्ड का 3D हो जाएगा। बर्टर ने इसने आपका दिया था ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये बुद्धि में चलती है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने सभी जानकारी दे दी है। नेक्स्ट देख लेते हैं
अब ये कह रहे हैं ब्राउन फैन बैनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण हुआ करते थे। तो देखो इसमें इन्होंने क्या है कि जो इकोसिस्टम होता है ना बच्चे के चारों तरफ, उनका ही वर्णन किया है कि किस प्रकार इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसमें 5 अवस्थाएं बताई थी। जैसे पहली थी माइक्रो, फिर दूसरी थी मीजो, ठीक है, माइक्रो, मीजो, एक्जो, फिर उसके बाद मैक्रो, फिर क्रोनो। यानी जो ये शुरुआत की मीजो माइक्रो होगी ना, ये माइक्रो होगी ना, वो संबंधित होगी घर परिवार से। तो इसमें यही पूछा था कि परिवार और विद्यालय किससे संबंधित होंगे, तो माइक्रो से होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर इसके बाद माइक्रो के बाद मीजो आएगी, फिर एक्जो आएगी, फिर आपकी एक्जो के बाद मैक्रो आएगी, फिर आपकी क्रोनो आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये 5 अवस्थाएं थी। इसमें से राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात करें कि इनमें से बताइएगा क्रम क्या होगा, देखो पहले नंबर की ये हो गई। अब इसमें मीजो दे नहीं रखी है, तो मीजो को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। बाकी मीजो के पास सिस्टम पीछे लगाते जाना, क्योंकि मीजो मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा नाम नहीं बोल रहा हूँ, केवल मीजो का मतलब ये शुरुआत का नाम है, उसके बाद सिस्टम सबकी अवस्थाओं लगेगा। तो जब मीजो सिस्टम पहली हो गई आपकी माइक्रो, दूसरी होगी मीजो, तीसरी हो गई एक्जो जो 3 नंबर पर दे रखी है, और चौथी नंबर की हो जाएगी आपकी मैक्रो जो पहली नंबर पर दे रखी है। 5वें नंबर की हो जाएगी क्रोमो। क्रोमो तो नहीं होता है, ध्यान रखना, क्रोनो बोलते हैं इसे, एन लगाएगा यहाँ पे, एन, क्रोनो, ठीक है। ये होती है माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, फिर उसके बाद एक्जो सिस्टम, फिर मैक्रो सिस्टम, फिर 5 नंबर पर आती क्रोनो सिस्टम। ये 5 अवस्थाएं दी थी। और इसके सिद्धांत का क्या नाम था, ये दे रखा है बायो इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बताइएगा कौन सम्मिलित नहीं है। प्याजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, ये बात सही है। बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, ये भी बात सही है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, ये भी सही है। वाइगोस्की ने नैतिक विकास से, नैतिक तो आपके कोलबर्ग ने दिया था, लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था, ना कि आपके वाइगोस्की ने। वाइगोस्की ने कौन सा दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। जैसे कि अपनी क्षमता, यानी अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में जागरूक हो, तो सही बात है। ये तो स्वयं और दूसरों का सम्मान करे, ये भी बात सही है। संतुलित आकांक्षाएं यानी एस्पिरेशन उसके सही है। लेकिन व्यवहार में अनम्यता, इसे कह रहे हैं रेगुलेटरी, यानी वो कठोरतापन होगा, ये गलत है। कठोरता नहीं होनी चाहिए व्यवहार में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किससे संबंधित है, ये आपकी हेडफील्ड की परिभाषा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से बताइए कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो गेस्टोल्टवादी से संबंधित नहीं है, यानी जो आपकी अंतर्दृष्टि यानी इनसाइटफुल थ्योरी है आपकी गेस्टोल्टवादी, समग्रवादी, पूर्णाकार, इनके नाम है ये वो नाम। तो देखो कॉलर थे, कोप्पा थे और मैक्स वर्दीमर थे, लेकिन क्रेसमर नहीं थे। क्रेसमर तो आपकी व्यक्तित्व, हम जब चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें व्यक्तित्व के वर्गीकरण बांटे थे उन्होंने 4 प्रकार से, एथलेटिक, एस्थेनिक, डिप्लोस्टिक, पिकनिक, ठीक है। इनके शिष्य हुआ करते थे सेल्डन, उन्होंने फिर 3 भागों में बांटा था। जैसे कि मैं बात करूँ आपको एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, ये प्रकार बताए थे। तो ओवरऑल हमने सब बात कर ली है। तो इसमें तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, मैंने बता दिया है। क्रेसमर थे, इन्होंने 4 प्रकार से व्यक्तित्व को बांटा था, एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक और डिप्लास्टिक। इनके शिष्य हुआ करते थे सेंडल, उन्होंने 3 प्रकार से बांटा था, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और आपका एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी देख लेते हैं जो हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पढ़े हैं किस प्रकार के पूछे गए हैं, तो देख लीजिएगा। जैसे कि इसमें पूछा गया है असंगत बताइएगा। जैसे रमेश पत्र लिखवाता है, ये प्रेरणात्मक क्रिया है, ये बात सही है। जब हम दूसरों पर कार्य कर पाते हैं ना, तो वहाँ पे है प्रेरणात्मक क्रिया होती है, क्योंकि दूसरों पर लिखवा रहा है, ये किस पे, रमेश पर। बाकी बालक छत पर खड़ा है, अकर्मक क्रिया है, सही बात है, छत पर ही खड़ा है और इसमें कर्म कोई नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम एक सेंस निकालते हैं कर्म को पहचानने के लिए, हम क्या से क्वेश्चन करते हैं, जैसे बालक छत पर खड़ा है, क्या खड़ा है, तो कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसका मतलब यह कर्म क्रिया सही है। अध्यापक बालक को हिंदी पढ़वा रहा है, तो कर्म क्रिया, यानी 2 कर्म है इसमें। जैसे कि बालक है, अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है, बालक को पढ़ा रहा है, यानी 2 कर्म हो गए, हिंदी भी हो गया और बालक। ये होता है आपका लिविंग, और जो आपका सेकंड में आता है वो होता है नॉन लिविंग, यानी ये होता है निर्जीव, ये होता है सजीव। बालक सजीव है और हिंदी निर्जीव है, तो ये भी पूछ लेता है कि प्रथम कर्म होगा सजीव, दूसरा कर्म होगा निर्जीव। नेक्स्ट ऑप्शन था कि
प्रणीता जोर जोर से हंस रही है, ये सकर्मक क्रिया है, गलत है, इसमें कोई कर्म नहीं है। जो प्रणीता है वो हंस रही है, क्या हंस रही है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये तो विशेषता है हंसने की, ना कि ये कर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यही पूछा था कौन सा गलत है, देखिएगा क्वेश्चन यही था, असंगत विकल्प पहचानिए, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उच्चारण की दृष्टि से जो ग व्यंजन की ध्वनिगत विशेषता क्या होगी। ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, जिसमें क वर्ग होता है पहला, इसमें आते क, ख, ग, घ और ण। ठीक है, यही आते हैं क्या, सही है। 1 2 3 4 5। तो एक सूत्र चलता है संस्कृत में उच्चारण स्थान का, अकुह विसर्य नाम कंठ, यानी उसका उच्चारण स्थान कंठ होगा, तो सभी में है, तो ये तो होने का, यानी अब इससे आंसर का तो मालूम पड़ेगा नहीं, आगे देखेंगे। अब देखो महाप्राण और अल्पप्राण, ये चीज़ें मैं बता दूं, जिनका अगर क्रमांक 2 और 4 होता है वो तो महाप्राण होंगे, बाकी जो बचे 1 3 5 ये अल्पप्राण होते हैं। तो लेकिन आप ध्यान रखना, अब ध्यान क्या रखोगे कि अगर के नंबर पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो इसका मतलब वो अल्पप्राण होगा 100%। आपको 2 चीज़ें तो मालूम पड़ गई, पहला कि कंठ का उच्चारण स्थान हमने देख लिया अकुह विसर्य नाम कंठा से, और दूसरा ये देख लिया कि वो अल्पप्राण था। अब आइएगा सघोष पे, जो शुरुआत के 1 2 3 होते हैं, शुरुआत के 1 2 3 होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके सघोष होंगे या अघोष होंगे, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। देख लो अब कितना क्वेश्चन अंदर से पूछा है ये, बाकी नॉलेज होगी ना हिंदी की तभी कर पाएंगे, आप खुद भी जानते होंगे। हालांकि ये कि जब शुरुआत हम पढ़ते हैं तो इन्हीं चीज़ों से करते हैं। तो देखो जो आपका क्रमांक 1 2 3 शुरुआत से होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सघोष। और जो 3 4 5 होता है, सॉरी 4 5 होगा, नहीं 1 और 2 होंगे, वो तो होंगे आपके सघोष, और जो आपके पीछे के 3 4 5 होंगे ये होंगे आपके अघोष, ये ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कंठ और अल्पप्राण का हमने पता कर लिया था, बाकी हमें पूछा था ये ग है वो अघोष सघोष में आएगी अघोष में, तो ये शुरुआत के होते हैं अघोष, 1 और 2 अघोष होंगे, बाकी जो 3 4 5 होते हैं वो हो जाएंगे सघोष। तो ये 3 नंबर है, 3 4 5 है, तो ये आपका ग है, इसमें आ जाएगा सघोष में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साधुवां चरण है, इसमें संधि विच्छेद क्या होगा, इसका होगा साधु प्लस आचरण, इसमें आपकी यण संधि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जो ऊ की मात्रा है ना ये व में चेंज हो जाएगी, हलंत लगा दीजिएगा। बाकी बचा क्या है, यहाँ पे ध है वो आधा बचा, ठीक है, इधर लेने से ये आधा बचा और सा बचा पूरा, इधर की तरफ क्या होता है आचरण, ठीक है आचरण। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये ध व में मिलेगा तो कुछ इस प्रकार नहीं बन जाएगा क्या ये, लेकिन ये दोनों ही हलंत हैं, इसमें आगे अब मिल जाएगा, ये पीछे की साइड था ना इसमें मिलेगा, यानी ये आगे इसमें मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये अवशब्द बन जाएगा ध्वा। बाकी चरण पीछे था आगे साध, तो ये इस प्रकार बनेगा साधवा चरण। ऑप्शन नंबर 1 वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये अगर वचन की दृष्टि से कौन सा सही है। जैसे दर्शन है तो देखो ऑलरेडी ये अपने आप में ही बहुवचन है दर्शन, तो इसे दर्शनों करने से कोई फायदा नहीं है। प्राण अपने आप में बहुवचन होते हैं, इसे प्राणों करने से बहुवचन नहीं होगा। ये नारी है, नारी से नारियों, ये बात सही है। बाकी हस्ताक्षर अपने आप में ही बहुवचन है, इसे हस्ताक्षरों करना कोई ज़रूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें बताइए यह आपका महात्म्य है, आपके ये वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द है, कौन सी संज्ञा है, इसमें भाववाचक हो जाएगी। जाह्नवी शब्द का पर्याय क्या होगा, इसका होगा मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये ऐसे होते हैं डायरेक्टली आपको मालूम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से गलत है वो बताइएगा। ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा, ये बात तो सही है। व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा, ये भी बात सही है। अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा, ये भी, अर्वाचीन मतलब नयापन और प्राचीन मतलब पुरातन। आविर्भाव माने होता है वैसे उत्पन्न होना, और तिरोभूत, तिरोभूत नहीं होगा, देखो इसमें गलती है, देखो क्या गलती, क्वेश्चन में गलती नहीं है, और एग्जामिनर ने फंसाने के लिए क्या किया, आविर्भाव का विलोम होगा, और देखते जाना तिरोभाव, ये होगा आपका इसका विलोम, और इसने बनाया था तिरोभूत, और तिरोभूत किसका फिर विलोम है, वो इसका है। देखो आविर्भूत होते ना उसका होता है विलोम तिरोभूत, और जो आविर्भाव है इसका विलोम होगा तिरोभा, तो ये गलत है, हमें यही बताना था कौन सा असंख्य। तो बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसका
3 सही हो जाएगा। गलत है बताना था। ध्यान रखना है जो आविर्भाव है ना, इसका मतलब एक तरह से उत्पन्न होना, ठीक है। और इसका जो बनेगा विलोमार्थी वो बनेगा तिरोभाव, तो उसका मतलब होगा अदृश्य होना एक तरह से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछा है ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है। तो ग्रीस में ग्री प्लस ईज, तो इसमें धीरे संधि हो जाएगी। जिज्ञासा का सटीक समानार्थी यानी सिमिलर वर्ड बताना है सिनोनिम्स, तो वो हो जाएगी ज्ञान यानी ज्ञान को जानने की इच्छा, ठीक है। इच्छा नहीं हो गई, ये अलग चीज़ है, यानी कि जिज्ञासा को हम क्यूरोसिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो देखिएगा जैसे कि प्रणव 5 किलो दूध पी गया, तो यही सही है क्योंकि इसमें 5 किलो दे रखा है, बाकी वो देख लेते प्रणव 5 केले खा गया, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। प्रणव 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। प्रणव के साथ कुछ खेल रहे हैं, ये भी नहीं। सबसे बढ़िया लग रहा है ऑप्शन 1 नंबर है, यही राइट आंसर हो जाएगा। जो सटीक बात कर रहा है प्रमाण के बारे में, यानी परिमाण के बारे में। सामने जो बड़ा सागर दिखाई दे रहा है वो मेरा है। किस प्रकार का सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो ये आपका निश्चयवाचक होगा। ये घर कैसा है, ये जो घर है ना जो मेरा है, वह घर कौन सा है, किसका है, मेरा है, तो यानी ये निश्चयवाचक हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यहाँ पे अगर ये होता है वह कार मेरी है, आपको मालूम है ये कौन सा हुआ है। अगर किसी नाउन के पहले अगर वह यह ये कोई आ जाए तो फिर ये सार्वनाम का विशेषण हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ सार्वनाम पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया है। इसमें से आप बताइएगा, क्या बताइएगा कि किस विकल्प में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे बुलावा नहीं है, चचेरा नहीं है, सौजन्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वर्ग लकीरा है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सरसिज यानी जो कमल उत्पन्न होता है ना जो सरोज में, तो इस प्रकार का ये सेंस निकलेगा, कौन सा, तत्पुरुष हो जाएगा। और जबकि तत्पुरुष इसमें एकमात्र इसमें दे रखा 4 नंबर ऑप्शन है, यानी सर में उत्पन्न होने वाला, यानी तालाब में उत्पन्न होने वाला, तो उस प्रकार से इसका सेंस निकलेगा, अलग तत्पुरुष समास हो जाएगा। हालांकि तत्पुरुष समास होता है लेकिन इसमें अलग दे रखा है, तो हम इस पर भी चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस शब्द में अन उपसर्ग नहीं है। देखो मैं इसके बता देता हूँ, अन प्लस उत्तर होगा, ये तो अन प्लस उत्तर, तो अनुत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगा अन केवल अन प्लस उपगम, तो अनुपम हो जाएगा। ये हो जाएगी अन प्लस उद्धार, अनुद्धार। लेकिन जो अनुगमन है ना, इसमें प्रॉपरली अनुपसर्ग नहीं है, ये वाला इसमें अनु ही है। देखो ये अनु है, फिर गमन है, और जबकि हमने इससे पहले देखे थे सभी में अन थे, जबकि इसमें अन नहीं है, तो यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है विसर्ग ध्वनियों का प्रयोग किन शब्दों में होता है। तो विसर्ग संधि, तो ये तो आपके तत्वम में ही होगा ना सभी का। ओ सॉरी, विसर्ग का मतलब यहाँ पे भी तत्सम होगा, क्योंकि संस्कृत शब्दों में होता है। तत्सम शब्द भी शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं, तो निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और बाकी अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जैसे इंग्लिश की बात करें, इसमें से बताइएगा, इसमें से आपको क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो ये कह रहा है फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल और कॉलेज, उन्हें क्या बोलते हैं, एलुमनी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कुछ नंबर नेक्स्ट है, इसको नरेशन को चेंज कीजिएगा, तो ये नरेशन है, इसमें कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है कि इसमें सिनोनिम्स बताना है, जीनियस मतलब टैलेंटेड। इसमें से बताइएगा प्रपोजिशन क्या आएगा। आप कह रहे हैं कि ही हैज नॉट येट रिकवर्ड फिल इन द ब्लैंक्स एज इलनेस, फ्रॉम हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से क्या बताना है, आपको बताना है आपको मीनिंगफुल ऑफ द अंडरलाइन इडियम बतानी है, ठीक है। तो इसका जैसे ए लॉयंस शेयर ऑफ इंडियाज एनुअल बजट इज फॉर द डिफेंस, तो हम कहेंगे मेजर शेयर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें आपको ग्लूमी का बताना है, क्या बताना है, ग्लूम बताना है, तो ग्लूमी का क्या हो जाएगा, ग्लूमी का हो जाएगा आपका चीयरफुल। इसमें से कंजक्शन बताना है, कौन सा आएगा, आई शेल नॉट गो फिल इन द ब्लैंक्स आई एम इन्वाइटेड, अनलेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसमें से आपको नरेशन चेंज करना है इनडायरेक्ट, जैसे हु हैज बीन यूजिंग माई टाइपराइटर सेड मदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
कौन सा हो जाएगा इसमें से, यही हो जाएगा ना कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, हैज बीन, तो फिर हो जाएगा इसका हैड बीन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सही है ना, 3 ही तो होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 54 नंबर। इसमें बताना है आपको क्या बताना, फ्रेजल वर्ब बतानी है। टर्न अप का क्या हुआ, टर्न अप का हुआ एप्पन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से इनकरेक्ट बताना है कौन सा, इसमें एरर है, ये कह सकते हैं एरर। तो इसमें एरर हो जाएगी रिसेंबल टू, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नहीं 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 सही है, यही होगा। नेक्स्ट है कि इसमें से बताइएगा आप टेंस भरिएगा, इसमें से कौन सा सही होगा, यानी इसमें कौन कौन से आएंगे। जैसे कम का क्या आएगा और आपके बी का। तो इसमें देखो कि व्हेन आई फर्स्ट टू दिस हाउस इट ए वेरी क्विट एरिया। तो हम ये कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि व्हेन आई फर्स्ट केम टू दिस हाउस इट वाज अ वेरी क्विट एरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या बताना था, इसमें भी टेंस सही है। तो इस सेंटेंस में आ जाएगा कि पीटर ट्राई टू कम इन क्विकली बट हिज मदर हियर हिम। तो ये इस ट्राई की जगह ट्राइड हो जाएगी और जो हियर की जगह हियर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बताना है आपको, क्या बताना है, वही है एक्टिव थे, पैसे बनाना है। तो ये कह रहा है बीक्स मेक मनी, मधुमक्खी शहद बनाती हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हनी इज मेड बाई बी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इसमें बताना है आपको, वही है वॉइस चेंज करना है, वही डायरेक्ट से वो सॉरी एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करना है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा somebody हैज़ पुट आउट ऑफ द लाइट। तो इसका हो जाएगा सी लाइट हैज़ बीन पुट आउट बाई द somebody। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से प्रपोजिशन कौन सा, आई शेल डू इट फिल इन द ब्लैंक्स प्लेजर। तो हम ये कहेंगे विद आएगा। जैसा कि देख पा रहे होंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर नंबर है 2021 का। तो इसमें जो कॉमन क्वेश्चन है हम वो नहीं कर रहे हैं सभी के, आपको मालूम होगा जैसे सीडीपी के 30 क्वेश्चन, और आपके जैसे पार्ट फर्स्ट में सीडीपी आ जाएगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके बाद आ जाएगा सेकंड पार्ट में भाषा कंपलसरी है, हिंदी हो या इंग्लिश हो। ठीक है, और बाकी जो आपका थर्ड पार्ट बचता है उसमें जैसे सामान्य अध्ययन के रूप में आपसे 10 मैथ के क्वेश्चन, 10 रीजनिंग के क्वेश्चन और बाकी हरियाणा जीके का 10 क्वेश्चन। जो कॉमन क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट के उन्हें छोड़ देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत है। आप इन सभी ऑप्शनों को देख लीजिएगा। तो हम एक एक करके देखें सभी को कि डायरेक्ट आंसर चलाएं। देखो इसमें से सभी कथनों को पढ़ते हैं। तो जैसे पहला कथन है निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समाहित करने की सहायता करना होता है। तो सही बात है। निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना होता है। तो ये भी बात सही है। निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति एवं स्वयं की मदद करना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी 4 नंबर ऑप्शन था निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करना। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी सही थे। ये कह रहा है निर्देशन केवल है अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना है। तो ये कहना गलत है। ठीक है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 2 नंबर, एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ है आपकी संवेदना की व्याख्या होती है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परसेप्चुअल थिंकिंग। यानी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सृजनात्मक तो जानते होंगे, आलोचनात्मक किसी भी पॉइंट के बारे में अपनी तरफ से आप कैसे क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू आप उसे आलोचना कर सकते हैं। तो वो चीज़ होती है। बाकी 3 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है। तो इनमें सभी को पढ़ते हैं तभी मालूम पड़ेगा। जैसे कि संवेग होते हैं वो भावनाओं के आधार होते हैं, ये बात तो सही है। भावना है यानी जो आपके इमोशंस हैं वो नहीं, यहाँ पे सेंटीमेंट दे रखा है। हालांकि ये एक सेंटीमेंट होते हैं वो जन्मजात होते हैं, ये कहना गलत है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि आपकी मूल प्रवृत्तियाँ होती तो कह देते हम। ठीक है, या इमोशन होते तो कह देते।
तो ये तो सेंटीमेंट है, और सेंटीमेंट कभी भी आपके जन्मजात नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा, क्योंकि मैं गलत पूछा था। बाकी ऑप्शन और पढ़ के देखते हैं। समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और वे अपनी स्थिति को भी बदल देती हैं, तो ये बात सही है। बाकी 4 नंबर ऑप्शन ये था, ज़्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती है क्योंकि उनके पास कोई भी बौद्धिक समझ नहीं होती है, तो ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो 1, 3 और 4 ये तो वो थे जो करेक्ट आपके ऑप्शन थे, लेकिन हमें पूछा था गलत, तो गलत हो जाएगा फिर 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछा है व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है। तो आप भी जानते होंगे व्यवहार की सबसे पुरानी विधि मानी जाती है आत्मनिरीक्षण विधि। ये आपकी सब्जेक्ट विधि मानी जाती है, यानी जैसे आप कहते हैं आत्मनिष्ठ विधि बोल देते हैं, या इसे व्यक्तिनिष्ठ विधि भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कह सकते 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये किसने दी थी, विलियम वुंट और टेचनर से संबंधित है, और ये पूछी हुई विधि है। सबसे पुरानी विधि कौन सी मानी जाती है, तो यही मानी जाती है। इनमें से बताइएगा जो अपराधी बालक होते हैं ना, जिन्हें क्या बोलते हैं, डेलिंक्वेंट बोलते हैं, यानी बाल अपराधी बालक की एक विशेषता नहीं है, आपको इनमें से बतानी। जैसे विद्यालय संपत्ति को नष्ट करना, ये बात तो सही है, ये कह सकते हैं हम। जो अपराधी बालक होंगे वो इनकी एक विशेषता होगी। बाकी और भी ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। एक सेकंड, इसमें देखिएगा जो हम कह रहे थे कि एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। जैसे कि पहला ऑप्शन था विद्यालय संपत्ति को नष्ट करना, तो निश्चित तौर से ये आपके अपराधी बालक की विशेषता हो जाएगी। धमकी देना एवं उपहास करना, तो ये भी बात सही है। सताना, ये भी बात सही है। लेकिन शरीर की संरचना में अगर एस्थेनेटिक है, यानी उसका शरीर देखने में एक तरह से सौंदर्य है और अच्छा है, तो निश्चित तौर से ये कोई विशेष बाल अपराधी की कोई विशेषता नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये तो पॉजिटिव पॉइंट है ना, अगर उसका शरीर सौंदर्य है तो इसमें दिक्कत क्या है, अपराधी कैसे हो गया वो। अपराधी के लिए तो ये चीज़ें होनी चाहिए जो ऊपर की चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांडुरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकन अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम क्या होगा। तो अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत था। उन्होंने सीखने के 4 स्टेप बताए थे। उसने कहा था पहले तो हम करेंगे अटेंशन, ध्यान देंगे। तो अटेंशन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो इसे काटेंगे, इसमें पे। अटेंशन के बाद था रिटेंशन, अटेंशन के बाद रिटेंशन, तो इसमें भी है पर इसमें नहीं है, इसमें तो ऑलरेडी ये काट कर दिया था। अटेंशन के बाद रिटेंशन, इसमें भी। अब 1 और 4 में से ही होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिप्रोडक्शन, या जिसे ही बोलते हैं प्रोडक्शन, तो वो फिर आपके 4 नंबर ऑप्शन में। और फिर लास्ट में आता है मोटिवेशन। यानी जो अल्बर्ट बांडुरा था ना, तो उसने क्या किया था, सीखने के जो 4 आधार बताए ना, उसमें ये था अटेंशन, फिर हम रिटेंशन करेंगे, फिर प्रोडक्शन करेंगे, फिर मोटिवेशन, यही 4 स्टेप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यह किसने कहा कि व्यक्ति जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये आपके वैलेंटाइन या वैलेंटाइन बोलते हैं इसे, ठीक है। वैलेंटाइन की ये डेफिनेशन है। इसमें से आपके विकास के बारे में असत्य बताइएगा। विकास में परिवर्तन निहित होते हैं, तो ये तो बात सही है। विकास यानी विकासात्मक पैटर्न है वो अपूर्वान्वयी होता है, यानी अनप्रेडिक्टेबल होता है, जबकि प्रेडिक्टेबल होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बाकी 3 नंबर ऑप्शन था आर्मिक विकास है पश्चवर्ती विकास की तुलना में ज़्यादा संकटपूर्ण होता है, ये बात सही है। बाकी 4 नंबर ऑप्शन है विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद है, ये उत्पाद नहीं होता है। तो फिर ये कैसे उत्पाद नहीं होता, फिर क्या होता है, हम ये कहेंगे। इस डेफिनेशन को इस प्रकार पूछा जाता है कि जो विकास है वो आपकी परिपक्वता व अधिगम के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन होते हैं ना, परिवर्तनों की श्रृंखला बोल सकते हैं, तो उन्हें बोलेंगे आप डेवलपमेंट। यानी उस जो मैंने बोला है, यानी विकास है परिपक्वता एवं अधिगम के फलस्वरूप होने वाले आपकी जो परिवर्तन की श्रृंखला होगी, या फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला होगी, वही आपका डेवलपमेंट कहलाएगी, ना कि उत्पाद कहलाती। तो ये भी गलत। इसमें से हमें चूज क्या करना था, असत्य। तो एक तो 2 नंबर असत्य है, एक 4 नंबर, तो इसमें 2 ऑप्शन असत्य माने जाएंगे, ठीक है। बाकी 2 ऑप्शन सही थे जो मैंने बता दिए। नेक्स्ट है
लड़कियां हैं वो शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं, क्यों? श्रेष्ठ होती हैं, तो इसमें उम्र बता रही है। तो वो पूर्व बाल अवस्था में होगी, जिसकी उम्र होती है, अगर जीन पियाजे के अनुसार देखेंगे, 2 से 7 में। तो इसी में शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जो 10वां क्वेश्चन है कि कौन सी इसमें से एक विषय वस्तु है जो समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के क्षेत्र में आती है या उनसे संबंधित है। तो वो बात करते हैं चेतना की। यानी चेतना मतलब ये है कौन सी नैस बोलते हैं इसे, कौन सी यस नैस बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी समस्या का समाधान कर रहे हैं, अगर वो सॉल्व नहीं हो रही तो अचानक आपके मन चेतना में ऐसा थॉट आएगा कि वो सडनली आपका उसे सॉल्व कर जाए। ये आपके जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है, इनसाइट थ्योरी कहलाती है। तो ये आपके उन्हीं से संबंधित है, गेस्टोलवादी। तो ये चेतनाओं के आधार पर ये बात करते हैं। यानी समग्रवादी मनोवैज्ञानिक के अध्ययन क्षेत्र क्या है, वो चेतना है। ये कह रहे हैं लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्राइड ने किसे संबोधित किया था। तो देखो, अगर ये मैं अब ज़्यादा क्या बताऊँ, 5 अवस्थाएं थी सिग्मंड फ्राइड की, और जिसकी OLPG मैंने ऐसे याद कर रखी हैं, 1 2 3 सॉरी 1 2 4 3 और 3 5 इस प्रकार है। ये जो 3 नंबर की अवस्था होती है ना, फैलिक स्टेज बोलते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, एक ऑडिपस। अगर ये कहे कि लड़की है वो अपने पिता की ओर अट्रैक्ट होती है, यानी मतलब ये कि प्रेम भाव दिखाती है, तो वो उसमें तो इलेक्ट्रा ग्रंथि होगी। अगर कोई बॉय है, ये 2 नंबर ऑप्शन है ना, ऑडिपस भावना ग्रंथि, इसका मतलब ये है कि कोई बॉय है और वो अपनी माता के प्रति अट्रैक्ट होता है, प्रेम भाव दिखाता है, तो उसमें ऑडिपस ग्लैंड हो जाएगी। लेकिन जहाँ लड़की की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो स्वप्रेम भावना है ना, तो ये लास्ट की स्टेज होती है ना, जेनिटल 5 नंबर की, उसकी एक विशेषता होती है, यानी स्वयं से प्रेम करना होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बताइए। नेक्स्ट 12वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, ये कह रहा है कि कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, अथवा इसके ठीक उल्टा भी हो जाता है। तो वंशानुक्रम का कौन सा सिद्धांत है? ये सोरेनसन का प्रत्यागमन का सिद्धांत है, जिसे लॉ ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी आपके पेरेंट्स हैं, उनके विपरीत को लक्षण वाला बच्चा पैदा हो जाए। इसमें से बताइए कौन सा अंतर्मुखी सोच प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता है। तो देखिएगा, जो खुद के बारे में सोचता रहता हो, ज़्यादा बात नहीं करता हो, यानी समाज में इंटरेक्ट नहीं कर पाता हो, इस प्रकार के बालक मोस्टली अंतर्मुखी माने जाते हैं। तो इसमें कह रहा है जैसे कि यथार्थवादी और व्यवहारवादी, ये तो आपकी बहिर्मुखी व्यक्तित्व की पहचान हो जाएगी, अपने बौद्धिक खोज में लीन रहना। तो ये फिर छोड़ देते हैं इसे, ये राइट आंसर हो सकता है इसका। बाकी तत्वों के साथ है सिद्धांत का समर्थन करना, तो ये आपके बहिर्मुखी व्यक्ति की पहचान है। अपने विचारों को आग्रह और दृढ़ता से प्रचारित करना, ये भी आपकी कहीं ना कहीं बहिर्मुखी व्यक्ति वाले की विशेषता होती है। जो अंतर्मुखी वाला होगा ना, वो ये होगा कि अपनी बौद्धिक खोज में लीन रहना, यानी अपने आप में मस्त रहना एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। फिर अभी क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें से बताइएगा जो आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक लेम्स लांचे संवेग सिद्धांत का एक प्रदत्त सही श्रृंखला क्रम होगा, यानी कौन सा इसमें से सही क्रम होगा। हम कहेंगे, क्या कहेंगे, पहले तो सिचुएशन दी जाती है, फिर उससे बॉडली डिस्टर्बेंस हो जाएगा, फिर मेंटल स्टेट है। तो ऑप्शन नंबर फिर एक ही सही हो जाएगा। जब आप NCERT बुक पढ़ेंगे ना साइकोलॉजी की, उसमें दे रखा है ये, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी परिस्थिति, फिर उसके बाद शारीरिक अशांति, फिर मानसिक स्थिति। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है, यानी वही इनसाइट की बात नहीं है, वो बता रही है। इसमें 3 मनोवैज्ञानिक आते हैं, मैक्स, मर्दिमर, कोहलर, कोप्पा। आकस्मिकता की बात करते हैं, नवीन परिस्थिति की अनुक्रिया में बात करते हैं, अनुक्रिया का सहज होना, ये भी सहजता की होने के लिए भी बात करते हैं ये, यानी कोई अनुक्रिया का सहजता से होना भी बात करते हैं। लेकिन जो आदत पल है ना, इसकी बात नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि सृजनात्मकता अवस्था गॉर्डन ने अपनी जो साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं किया, यानी कौन सा स्टेप है इनमें से उनकी बात नहीं की है। तो ये NCERT में दे रखा है। तो इसमें जो आपका जो दे रखा है ना, डेफरेंटमेंट, तो इसकी बात नहीं की है, डेफरमेंट की, इस तकन की। बाकी चाहे वो संलग्नता, अंतर्भाविता हो, यानी इसे इंग्लिश में क्या करें,
डिटैचमेंट इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे आपकी फाइंडिंग समथिंग सिमिलर हो, चाहे आपके कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो, इन तीनों की बात की है, लेकिन इसकी नहीं की है बात। ये भी NCERT से पूछा है, साइकोलॉजी की बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करनी है। तेजी से और आसानी से सीखते हैं, ये बात सही है। कठिन मानसिक कार्यों को भी प्रदर्शित करते हैं, ये भी बात सही है। बहुत प्रकार की जानकारी ये रखते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर है बच्चे जागरूक नहीं होते हैं, ये भी बात सही है। जो कुछ उन्होंने सुनाया या पढ़ाया उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की बात आ जाए, रटने की बात है। सृजनात्मक बालक या जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉइंट था जो 4 नंबर, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें बताइएगा वय संधि काल, जैसे प्यूबर्टी बोल रहे हैं, तो इसकी उम्र कितनी होगी? ये होगी आपकी 11 से लेकर 16 वर्ष मानी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें बताइए कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? जो आर्मी अल्फा परीक्षण है ना, ये आपका सामूहिक व्यक्तित्व परीक्षण है, ये निष्पादन परीक्षण नहीं है, यानी परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट ये है जो नीचे की तरह दे रखें, को ब्लॉक का डिजाइन परीक्षण हो, गण निर्माण रचना हो, या पास एलों का परीक्षण है, ये आपके परफॉर्मेंस टेस्ट है। जो आपका आर्मी अल्फा परीक्षण है, ये आपका शाब्दिक कह सकते हैं, आपका शाब्दिक होगा, और यानी सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त यानी जो लास्ट स्टेज होती है ना फॉर्मल, तो उसकी उम्र पूछ रहा है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जैसे फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन करने की क्षमता रखता है? ये आप टर्मन की परिभाषा हो जाएगी। इसी प्रकार की परिभाषा होती है आपके थॉर्नडाइक की, याद रख सको तो। थॉर्नडाइक कहते हैं कि जितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी बच्चा उतना ही ज़्यादा समस्या का समाधान करेगा या सोचेगा, थॉट उसकी प्रोसेस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार कहते हैं आपके थॉर्नडाइक। इन्होंने एक मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी, जिसे भूकार का सिद्धांत कहते हैं बुद्धि में, उसमें बात कही है इन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख रहे होंगे जो 22 नंबर है। ये क्या पूछा गया है कि ये कह रहे हैं बच्चों के भीतर छुपे हुए सामयिक गठन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे सामयिक विरेचन कहेंगे, इमोशनली कैथेरेसिस बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, बाकी में ये इतनी साइकोलॉजी में आते नहीं है टफ, फिर भी जब NCERT की बुकों से क्वेश्चन बनते हैं ना, तो फिर इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है आपका 23 नंबर। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि है जो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी बच्चों की जो भी जिज्ञासा है उसे संतुष्ट करने वाली नहीं है, पूछ करनी है। और जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उसी आधार पर देख लेते हैं, जिसमें से आपका है ऑप्शन नंबर 1 है कि कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना। दूसरा है विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देना। तीसरा है समस्या समाधान और कक्षा में विचार विमर्श करना। ये तीनों कथन है ना लास्ट के, ये तो कहीं ना कहीं जिज्ञासा से संबंधित है। हमें पूछा है कौन सा जिज्ञासा से संबंधित नहीं है, वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, ये कोई जिज्ञासा पूर्ण करने वाला, कोई मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 गलत है। रोरसा ये कह रहा है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसे इंक ब्लॉक टेस्ट बोलते हैं, IBT 1921 में हर्बर्ट रोरसा ने दिया था। 10 कार्ड हुआ करते थे। शुरुआती 5 कार्डों का रंग होता था काला और सफ़ेद, और बाकी जो 5 लास्ट के बचते थे उनके विभिन्न रंग होते थे, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शैक्षणिक मनोविज्ञान के पितामह, वो ये थॉर्नडाइक हो जाएंगे। सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार GL मोनेरो ने किया था। ये आपकी ऑब्जेक्टिविटी मेथड है ना यानी आप ऐसे कह सकते हैं, जो आपने प्रक्षेपी अप्रक्षेपी 2 प्रकार के पढ़े थे। अप्रक्षेपी में एक तो सब्जेक्टिविटी विधि आती है, एक ऑब्जेक्टिविटी। तो जो ऑब्जेक्टिविटी विधि है ना, तो उसका एक उदाहरण होता है सोशियोमेट्री, जैसे समाजमिति बोलते हैं, जो GL मोनेरो ने दी थी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? मैंने बहुत बार बताया कि पहली और चौथी और पाँचवीं यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, विशेषकर चौथी पाँचवीं। ये होती है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरिटी,
इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था जो मिथ्या परिपक्वता कहलाती है? तो ये बाल्यावस्था की एक विशेषता होती है, यानी झूठी मतलब बच्चा है मैच्योरिटी दिखाता है, जबकि वो उसकी इतनी मैच्योरिटी आती नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं इस काम को भी कर लूँगा, उसको भी कर लूँगा और सभी को कर लूँगा, यानी टोटली उसमें मिथ्या परिपक्वता आती है। ये रॉस ने कहा था बाल्यावस्था की विशेषता होती है। 29 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिससे वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति होगी? ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ये सभी है ना डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी जो रक्षा युक्ति या समायोजन की युक्ति। तो ये जो विशेषता बताई है ना, वो तादात्म्यीकरण की बताई है। बच्चा चाहे बुरी बातें हो अच्छी बातें हो, सभी अपने बड़े से जो फेमस होता है या कोई अन्य है उस पर उससे संबंध बताने लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की विशेषता तादात्म्यीकरण है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है। नेक्स्ट है कि इसमें से बाल्यावस्था सामान्य भाषण का विकार नहीं है, यानी बाल्यावस्था का सामान्य भाषण का विकार नहीं है। तो ऊर्जा की कमी जो भाषण के विकार से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों चीज़ें ना, जैसे तुतलाना, जिसे आप लिस्पिंग बोलते हैं, तो ये आपका संबंधित भाषण विकार से संबंधित हो जाएगा। अस्पष्ट उच्चारण जिसे आप स्लरिंग बोल देंगे, ये भी संबंधित हो जाएगा। बाकी आपके अकलाना, इसे आप स्टटरिंग बोलते हैं, यानी स्टटरिंग। ठीक है, अकलाना। तो ये तीनों विकार हैं और जो नहीं होगा वो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा आप हिंदी के पूछे गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं, और इंग्लिश के भी होंगे, उन्हें भी देख लेंगे। ठीक है, इसमें भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा से। तो ऐश्वर्य है ना, ये आपकी पहले ईश्वर थी, और ईश्वर में आपका प्रत्यय जोड़ने से ऐश्वर्य बना है। तो हम ये कहेंगे ये आपकी पहले व्यक्तिवाचक थी, फिर आपकी भाववाचक हो गई। नेक्स्ट है किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है? इसमें से कौन सा हो सकता है? जैसे कि हम देखें कि यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, ये संकेतार्थक वाक्य है। बाकी ये कह रहे हैं ना प्रियतम मेरा मित्र है, तो ये तो विधानात्मक हो जाएगा। हो सकता है कल मौसम ये होगा, संभाव्य हो जाएगा, और यह संकेतार्थक तो नहीं हुआ, ये संकेतार्थक नहीं हुआ, संभाव्य में चला जाएगा। राजेश अपना कमरा साफ करो, तो ये आपका हो जाएगा आज्ञार्थक। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्यय की दृष्टि से शब्द की रचना अनुचित है, यानी जो गलत है वो बताइएगा। देखो, मुरेला में एला सही है, कटीला में ईला सही है, ससुराल में आल सही है, लेकिन विलीन है ना, इसमें ई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जो गलत था। समास विग्रह कीजिएगा, जैसे हथ करका, यानी हाथ से चलने वाला करका, ये बात सही है। भुजंग जो भूमि में जन्म लेने वाला, ये तो गलत है। देशभक्ति, तो देश के द्वारा नहीं हो, देश के लिए भक्ति। पशु बलि, पशु के लिए बलि नहीं होती, पशु की बलि होती है। तो इस प्रकार इसमें एक ही सही है, बाकी सभी गलत है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछे गए हैं। इनमें से अनुपसर्ग से निर्मित नहीं है, तो आप हैं अनु से निर्मित नहीं है, तो आप एक काम कीजिए। देखो जो है ना 2 नंबर, ये नहीं होगा, क्योंकि ये अन प्लस उदात, या अन प्लस उदात से बना है, तो ये इसमें अनुपसर्ग है, ना कि अनु। ठीक है, तो यही पूछा था कौन सा नहीं है, तो वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से गलत बताइएगा कौन सा है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, क्योंकि इसका सूत्र होता है संस्कृत में ऋटूरसा नाम मूर्धा, तो इस वजह से इसका उच्चारण सही है। विसर्ग ध्वनि की गणना है नासिक वर्णों में किया जाता है, नासिक में नहीं करते, ये तो अयोगवाह होते हैं, यानी अयोगवाह माने जाते हैं ये। तो हम ये कहेंगे ये ही गलत हो जाएगा। बाकी है यह और वह है, ये अर्धस्वर कहलाते हैं, ये बात सही है। ड और ड उच्चित वर्ण कहलाते हैं, ये भी बात सही है। तो इसमें से 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें से विदेशी शब्द कौन से हैं? तो इसमें से विदेशी शब्द हो जाएंगे, जैसे आपकी किस्सा हो गई, स्कूल हो गई और हमला हो गया, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इसमें से पर्यायवाची कौन सा है जो असंगत यानी गलत है? आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो जो कोआ क्या है ना, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी ये सभी के सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो हम ये कहेंगे कि इस बारिश में बहुत ओले पड़े, ये एक कहीं ना कहीं परिमाणवाचक
परिमाणवाचक विशेषण की विशेषता हो जाएगी। बाकी मैं नीली कमीज नहीं पहनता, ये कोई लॉजिक नहीं है। खेल का मैदान लंबा था, ये भी कोई लॉजिक नहीं। दिनेश अच्छा गायक है, तो ये तो विशेषताएं बता रहे हैं। हमें तो केवल परिमाणवाचक की विशेषता चाहिए थी, तो वो 2 नंबर में हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विभक्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी बड़ी होती है। उक्त वाक्य की व्यंजक कौन सी लोकांगति है? तो डूबते को तिनके सहारा लगना, ये इसी का ही संदर्भ दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, ये है। अब नेक्स्ट, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी इसमें से, जैसे मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, जबकि ये होना चाहिए कि मुझको कुछ भी याद नहीं, मेरे को नहीं, मुझको कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो इस प्रकार होता तब सही था, इस वजह से ये अशुद्ध है। बाकी ये तीनों कथन सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित यानी जो गलत है वो बताइए। बद का निक होता है, विस्तृत का संक्षिप्त होता है, मधुर का घट होता है। जो गलत होगा वो होगा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताना है क्रिया के संबंध में गलत है वो चूज कीजिएगा। भिखारी है वो सड़क पर चिल्ला रहे हैं, अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। क्योंकि देखो, अब भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो अकर्मक क्रिया है, तो सही बात है। ठीक है, राधा श्याम को पत्र लिखती है, इसमें 2 कर्मक हो जाएंगे। क्या लिखती है? पत्र लिखती है। किसे किस को लिखती है? श्याम को लिखती है, यानी तो इसमें 2 कर्म हो गए। बगीचे में मोर नाच रहा है, तो इसमें सकर्मक है। क्या नाच रहा है? क्या नाच रहा है, तो कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये अकर्मक होगी ना कि सकर्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। बाकी है, वो विद्यालय से आकर खाना खाएगा, पहले आएगा फिर खाएगा, तो यानी पूर्वकालिक क्रिया, यानी कोई क्रिया होने से पहले पूर्व हो गई है, तो इसे कहें पूर्वकालिक। ये भी सही बात है। जो गलत थी वो 3 नंबर ऑप्शन में थी। इसमें से जो गलत है वो बताइएगा। जैसे वही प्लस एकता यानी विसर्ग संधि हो रही है यहाँ पे, तो बहिर्गता सही बात है। आशी है प्लस वचन, तो आशीर्वचन, ये भी बात सही है। तप प्लस चर्या, तो तपश्चर्या हो जाएगा, ये भी बात सही है। यो है ना रति रंस, यानी रति है प्लस रंस, ये गलत है। ये रतो रंस होगा, क्योंकि इसमें विसर्ग के बाद रहा आएगा, तो यहाँ पर ओ होगा, तो रतो रंस होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है वो बताइए। जैसे कि नहली पे दहला, करारा जवाब देना, ये बात तो सही है। बत्ती सी बंद करना, चुप कर देना, ये भी बात सही है। सिर का पसीना पाँव तक आना, कठिन परिश्रम करना, ये भी बात सही है। लेकिन आप थाली का बैगन होना, यानी ये सर्वसुलभ होना, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? अब नेक्स्ट इंग्लिश आ गई क्या? इसमें से बताइएगा कौन सा है इसमें से करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो हम ये इसमें कहेंगे, इसमें आ जाएगा आपका, जैसे कह रहा है दिस पेन इज बहुत गुड। क्या कहेंगे हम ये कह सकते हैं इसमें कि गुड एंड चीप। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, इसमें बताइएगा प्रपोजिशन कौन सा आएगा। तो इसमें आएगा हिज हट इज बिसाइड होटल ताज, यानी उसके बगल में ही थी। इसमें से क्या बताना है आपको, अंडरलाइन करके दिया हुआ है, तो आप बताइएगा जो निप इट इन द बड, तो हम कहेंगे हम ये कहें टू डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम इन द इनिशियल स्टेज ओनली। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर यही हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, कि इसका 4 नंबर हो जाएगा। माफ़ी चाहूँगा मैं, इसका 4 नंबर ऑप्शन होगा, ना कि 2 होगा। यानी टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल इन द इनिशियल स्टेज, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें फ्रेजल वर्ब बतानी, रिजेक्टेड की सेंटेंस ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा टर्न डाउन। नेक्स्ट है, इसमें अप्रोप्रिएट मॉडल बताना है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर ट्रांसपेरेंस इन ट्रांसपेजर्स फिल इन द ब्लैंक्स बी पनिश्ड, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये हो जाएगी सेल आएगी इसमें। इसमें प्रपोजिशन बनना है, व्हाट इज द टाइम योर वॉच, तो बाई योर वॉच, तो अब सी नंबर हो जाएगा। इसमें बताइएगा फ्रेजल वर्ब बताइएगा इसमें से, जैसे कोलेरा हैज फिल इन द ब्लैंक्स इन द विलेज, तो हम ये कहेंगे स्प्रेड ब्रोकन। अब ब्रोकन क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, सही है ना, तो यही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें से बताइएगा कौन सा गलत है, इनकरेक्ट।
तो इनमें से हो जाएगा जो आपका सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है सी का मतलब ये वाला एन एम पी कैंडिडेट है ना, यहाँ पे एन आर्टिकल आएगा इसमें एम पी के सामने। नेक्स्ट है इसमें से इनकरेक्ट बताइएगा, तो इसका हो जाएगा फिर जो आपका ये वाला है ना ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से टेंस बताना है, तो इसमें टेंस हो जाएगा आपका इसमें आएगी हेड लॉन्ग्ड, सॉरी हेड लॉक्ड। नेक्स्ट है इसमें से एप्रोप्रिएट मॉडल बताना है क्या आएगा, तो हम कहेंगे इसमें से वुड आएगा। नेक्स्ट है इसमें से आपको है अंडरलाइन करके दिया हुआ, इसका मीन्स क्या होगा, इसका होगा आपका संबंधित हो जाएगा टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन नंबर 2020 वाला है। इसमें देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से बताइएगा कि क्या बताइएगा, पहला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है, यानी जो आपका मेन कह सकते हैं इसमें से बताना है मेन जो लॉ है वो, जैसे मेन में आती है आपके जो कह सकते हैं अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, लेकिन जो सामान्यीकरण का नियम है ना जनरलाइजेशन, ये नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था, तो मियर एवं सैलाबी ने दिया था, या सैलो भी बोलते थे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपागम है जो अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिकतम न्यूनता के मूल कारणों को जानने का प्रयास करता है, तो वो आपका वैयक्तिक अनुदेशनात्मक उपागम होगा। लुप्त अधिगम संप्रत्यय या आपके एडवर्ड चेस्टोलमैन, जिसे एसएस थ्योरी यानी साइन थ्योरी गेस्टोल्टवादी यानी सॉरी चिन्ह गेस्टोल्टवादी कहते हैं, या साइन थ्योरी बोल देते हैं, इसे ही आप लेटेंट लर्निंग थ्योरी बोल देते हैं, और अव्यक्त अधिगम का नियम बोल देते हैं। बहुत सारे नाम है इसके। इसने भूल भुलैया टी मेज पर प्रयोग किए थे, चूहे और बंदरों पर किए, क्या चूहे और बंदरों पर प्रयोग किए थे, ठीक है। और ये एक ऐसा नियम है जो सभी जैसे मनोविश्लेषणवादियों को मानता है, व्यवहारवादियों को भी, जीन प्याजे को भी मानता है, सभी जेन और ब्रूनर वगैरह हुए उन सभी को मानता है, यानी ये सभी सिद्धांतों का मिक्सचर है ये टोलमैन का। प्रकारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो वही है सिंपल विलियम जेम्स माने जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी जे बी वॉटसन व्यवहारवादी, क्लार्क व्यवहारवादी, टोलमैन व्यवहारवादी, इन्हें तो किसी में भी जोड़ दीजिएगा, चाहे व्यवहारवादी हो चाहे अन्य में हो। एक चीज़ टोलमैन की मैं यहाँ पर भूल गया था, ये पुनर्वलन को नहीं मानते। यहाँ पर ये टोलमैन है ना, ये पुनर्वलन को जो आपकी अधिगम प्रक्रिया उसमें ज़्यादा सहायक नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि जो आपकी अनुक्रिया होती है ना, जो लास्ट में आपको पुनर्वलन दिया जाता है ना अनुक्रिया के कह सकते हैं, पुनर्वलन को अधिगम में ज़्यादा सहायक नहीं मानते हैं। एक तो ये और कोतरी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जो वांछनीय लास्ट में अनुक्रिया होती है ना उस पर पुनर्वलन दिया जाता है, उसे महत्वपूर्ण मानते हैं ये, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तो 3 हो गया था, इसका 1 हो गया था। नेक्स्ट है कि इनमें से जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण क्या होगा, वही होती है भूख, प्यास, आदत, नींद। नेक्स्ट है आदत, मैंने गलत बोल दिया है, ध्यान रखना, आदत नहीं होती, भूख, प्यास वगैरह यही होती हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देने लग जाते हैं, तो ये दिखाई देने लग जाएंगे आपके वयसंधि काल, यानी जिसे प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है, जो 11 से लेकर 16 तक उम्र मानी जाती है। क्लासिकल अनुबंध का अन्य नाम क्या है, तो इनका अन्य सही है ना, अन्य नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आपका इस प्रकार का अनुबंधन, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसे बोलते हैं स्टिमुलेट कंडीशनिंग। नेक्स्ट है कि परिश्रम यानी परिश्रम प्रियता बनामहीनता, इसे इंग्लिश देखिएगा। ये कह रहा है इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी, ये आपकी बाल्यावस्था की उम्र होती है ना, जैसे क्या रहा है मनुसामाजिक सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने, उसकी 4 नंबर की अवस्था यही होती है, और ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्वेश्चन इस प्रकार के। इसमें से विकास का सिद्धांत नहीं है। सातत्य का मतलब है ये कंटिन्यूटी, व्यक्ति भिन्नता भी होती है, ये पैटर्न की एक रूपता है ना, ये भी होती है, और बाकी विशिष्ट से सामान्य प्रक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत है, इस प्रकार का ये कहना गलत होगा। यानी हम ये कहेंगे ये जो 4 नंबर ऑप्शन है, तो हम ये कहेंगे जब डेवलपमेंट होता है ना वो सामान्य से विशिष्ट होता है ना कि विशिष्ट से सामान्य। तो शुरुआत के 3 तो सही थे, 4 नंबर गलत हो जाएगा, यही पूछा था कौन सा गलत है। इस
में बताइएगा कौन सा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय विचार है जिनका ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जो थॉर्नडाइक का नियम है ना, वो सॉरी थॉर्नडाइक क्या व्यवहारवादी है ना, वही मानते हैं सभी व्यवहारवादी है ना, वो इसी को मानता है ब्लैक बॉक्स थ्योरी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो हम ये कहेंगे इसमें से सहनशील जो है ना, असहनशीलता, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, बाकी चाहे समझने की योग्यता हो, संवेगात्मक परिपक्वता हो या आत्मविश्वास, ये तो पॉजिटिव है। जो नेगेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि मापनी फर्स्ट किसके लिए बनाई गई थी। तो इसमें से एक भी सही नहीं है, तो ये डिलीट किया गया होगा। नेक्स्ट है रचनात्मक प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम क्या होगा। तो हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि मतलब प्रिपरेशन है, या तैयारी करेंगे, फिर हम इनक्यूबेशन करेंगे, ठीक है, फिर हम इंसाइट, फिर बाकी बाद वेरिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। और ध्यान रखना ये अच्छा क्वेश्चन है, रचनात्मक प्रक्रिया का ये क्रम होता है वो पूछा जाएगा। क्रिया परस्पर अनुबंधन से संबंधित नहीं है, तो देखिएगा अंतर्दृष्टि नहीं होगी, इंसाइट। बाकी तो आपके चाहे पुनर्बलन, स्वतः परिणाम या आपका फ्लोपर, इंग्लिश देखिए रेनफोर्समेंट हो या स्पॉन्टेनियस हो या एक्सटेंशन हो आपका, ये तो तीनों संबंधित हैं। जो नहीं होगा वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसे भी देख लो। एक वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित हैं, उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। वो सैमुअल क्रिक ने किया था, इसे लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइएगा जिसने आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को विचारधारा का समर्थन नहीं किया था या उनसे संबंधित नहीं था। तो ये आपके विलियम वुंड थे ना, वो नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब फिर ये हो गया कि आत्मा को समर्थन करने प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट यही थे। ये तो बस चेतना की बात करने वाले थे, यानी आत्मनिष्ठ विधि की, जो मन में मन को मानेंगे, सॉरी मनोचेतना एक ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। हालांकि जो बताया वो सही है फिर भी, क्योंकि मैं कन्फर्म नहीं हूँ इस वजह से। मनोविज्ञान की वो कौन सी शाखा है जिसमें टेलीपैथी, पुनर्जन्म से संबंधित क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम पैरासाइकोलॉजी बोलेंगे, सही है ना, पैरासाइकोलॉजी बोलेंगे, यानी अलग ही दुनिया जो भूत प्रेत वाली है वो वाली। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फिर इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि जीन पियाजे के अनुसार बालक की कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता हो जाती है। तो निश्चित तौर से आप भी जानते होंगे ये अमूर्त चिंतन की बात कर रहा है, जो लास्ट स्टेज होती है उसकी। इसमें से कौन सा मनोविज्ञान मानव की चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि के अध्ययन का बात करता है। तो वो संबंधित हो जाएगा आपके संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। इसमें से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेचमर द्वारा नहीं दिया गया था। क्रेचमर हैं वो सैडलन के गुरु रहे हैं, तो इन्होंने 4 प्रकार बताए थे। अब इसमें देखो, जैसे कि एथलेटिक बताए थे, ठीक है, और आपके पिकनिक भी बताए थे, टिप प्लास्टिक भी बताए थे, डिस्प्लास्टिक। इसमें से कौन सा है जो नहीं बताया था। इसमें से जो नहीं बताया है वो हो जाएगा आपका एस्थेनिक नहीं बताया है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार है विकास की अवस्था जो परायतर अन्योन्यता, जैसे इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, हेट्रोनॉमी, रेसिप्रोसिटी, तो ये किससे संबंधित है। तो ये आपकी संबंधित होगी, देखो एक तो हेट्रोनॉमी होती है, एक होती है ऑटोनॉमस। तो हेट्रोनॉमी होती है बाल्यावस्था से संबंधित, ठीक है। तो फिर इसकी उम्र कितनी बताई गई थी, वो बताई गई थी 5 से लेकर 8 वर्ष। अगर यहाँ पर ऑटोनॉमस आ जाए तो फिर वो 8 से ऊपर वाली उम्र मानी जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार के अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण कौन सा नहीं है। तो देखिएगा वो इस प्रकार हो जाएगा, सम्मत नहीं है, तो ये पहला ही हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता, ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो मोस्टली देखा जाए तो ये 20 से 30 के वो 20 से 35 के मन मानी जाती है। विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता बनी रहती है। तो ये आपकी बाल्यावस्था की विशेषता होती है 10 से 12 वर्ष।
ये यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है इसमें से। तो देखिएगा, हम ये कहेंगे आपके अभिसारी सृजनात्मकता आलोचनात्मक होती है, लेकिन स्वलीनता है ना, ऑटिज्म थिंकिंग नहीं होती है। ऑटिज्म तो आपकी विकासात्मक विकार होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताइए कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है। तो देखिएगा, अब्राहम मैस्लो तो है, ठीक है, और अब्राहम मैस्लो है, और आपका रॉजर्स भी हो जाएगा, और आपका ऑर्थर भी हो जाएगा। लेकिन फ्रायड तो आपका चिकित्सा मनोविज्ञान है, यानी मनोलैंगिक से संबंधित है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहे संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे। तो संरचनावाद के प्रवर्तक थे वो विलियम वुंट थे, ठीक है। उनके शिष्य फिर टिचनर हुए, उन्होंने आगे बढ़ाया था इसके सिद्धांत को आगे। तो इसका 3 नंबर हो जाएगा। इसमें से बताइए अभिप्रेरणा के चक्र में कौन नहीं है। तो आपकी देखो, नीड होगी, ड्राइव होगा और इंसेंटिव होगा, लेकिन जो आपके संवेग है वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। भय का मतलब होगा आप निश्चित तौर से पलायन करेंगे वहाँ से, तो ऑप्शन नंबर 4 से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो क्वेश्चन पेपर है ये 2019 का है। इसमें देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा है बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है। जैसे प्रारंभिक विद्यालय आयु, स्फूर्ति आयु, गिरोह से पहले की आयु, गिरोह दलीय आयु, यानी इसमें से बाल्यकाल की कौन सी एक अवस्था की विशेषता नहीं है। तो ये गिरोह से पहले की आयु होती है ना, ये संबंधित नहीं होगी, बाकी सभी होंगे, चाहे वो आपकी एलिमेंट्री स्कूल एज बोल लीजिएगा, स्मार्ट एज बोल लीजिएगा, या गैंग एज। लेकिन प्री गैंग एज है वो बाल्यावस्था की विशेषता में नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो आपके मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदता या मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर किस प्रकार का होता है, यानी बताना है, तो हम कहेंगे 20 से लेकर 25 होगा। इसमें से समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या नहीं आएगा। तो आप देखेंगे तो हम कहेंगे आत्म केंद्रित व्यवहार है, ये नहीं आएगा। बाकी ये तीनों पॉइंट थे पॉजिटिव थे। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः जो आपके नर्तक है, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाई जाती है वो कहलाती है ये बॉडी स्तन, ये क्या बोलेंगे इंग्लिश, बॉडली काइनेस्थेटिक एनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ये हार्वर्ड गार्डन की जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था ना, पहले 7 प्रकार बताए फिर 9, तो उनमें से एक प्रकार है ये वाला तो विशेषता पूछी गई है। हालांकि ये सभी हैं, लेकिन जो आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें देख लेते हैं। इसमें पूछा है कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, तो इनमें से संबंधित नहीं होगा, वो होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन उद्यमी सामर्थ्य। ये आपकी नहीं होगी। बाकी आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, हैंडलिंग रिलेशनशिप, ये तीनों होंगे। 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, से तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द बनाता है, जैसे मांसाहारी पशु कहते हैं। इस प्रकार के सीखने को क्या कहते हैं। इस प्रकार के सीखने को कहते हैं हम सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जिसे माकोटी सीखना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें बताइएगा सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें से जो हो जाएगा वो आर्मी बीटा परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्राउन पेन सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र में आएंगे। तो ये संबंधित आ जाएंगे आपके माइक्रो में, यानी पहले ही नंबर में। नेक्स्ट है कोलबर के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों तथा नियमों के अनुरूप आंकता है। तो ये कौन से लेवल में आएगा। तो ये आपका जो कन्वेंशनल लेवल होता है ना, उसमें आ जाएगा। लेवल ऑफ द मॉरलिटी का मतलब है कोई कन्वेंशनल, परंपरागत में। परंपरागत में भी 4 नंबर की स्टेज होती है ना, उसमें आता है, यानी सेकंड स्टेज बोल सकते हैं या 4 नंबर की, क्योंकि लेवल फर्स्ट में 2 स्टेजें हो जाती हैं, फिर लेवल 2 में 2 स्टेज है, इस प्रकार 4 हो जाती हैं। तो इसमें 4 नंबर की होती है ना, वही होती है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इस वजह से बता रहा था। बाकी बाल अपराध का कारण नहीं है। शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण, तो उचित घरेलू वातावरण है वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है। और जैसे आप देखें सभी ऑप्शनों को ध्यान से, तो हम ये कहेंगे जो चलना है ना वो नहीं होगा संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
चीनी प्याजी द्वारा प्रदत्त मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की इसमें से एक विशेषता बताइएगा। तो हम कहेंगे बालक अपने परिवेश के सांकेतिक रूप से दर्शाना प्रारंभ कर देता है। ये बात सही हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कौन सा अभिप्रेरणा का एक घटक नहीं है। तो वो रटंत स्मृति नहीं होगा। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी होगी, इसमें से बाधा निराकरण इसकी एक प्रत्यक्ष विधि मान ली जाएगी। इसमें से बताइए संज्ञानात्मक विकास जिसे समाज सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, तो ये लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। बाकी ये नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना, इसे आत्मसातीकरण कहते हैं, ये चीनी प्याजे से संबंधित है। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, हम कहेंगे वो अपने शिष्य के प्रति प्रेम और इसे विकसित करे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था का काल कितना माना जाएगा, तो उत्तर बाल्यावस्था का काल है वो माना जाएगा 6 से 12 वर्ष। ये कह रहा है कि जो आपकी NDI है उसका मोटिवेशनल फॉर्मूला क्या है, जो जिसने दिया था उसका नाम था हिलगार्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्स्टन द्वारा बुद्धि के किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यानी आप ऐसे कह सकते थर्स्टन के द्वारा है बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो उसने जो शब्द यूज किया था वो किया था प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, यही सिद्धांत दिया था ग्रुप ऑफ फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट है गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सविद्यालय शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। तो इनमें से जो गिना नहीं जाएगा वो हो जाएगा पाठ्यचर्या विषय, यानी ये क्या है करिकुलर सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना की थी विलियम पुट ने, ठीक है, जो लिपजिंग विश्वविद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी भी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े बालों के स्टाइल ले तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे जेंडर कंसिस्टेंसी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी भी जो विद्यार्थी या व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह के मूल्यांकन के द्वारा किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा समग्र मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से रचनात्मक युक्ति नहीं है, तो इनमें से जो साचार है ना वो नहीं होगी, बाकी चाहे तादात्म्यकरण क्षतिपूर्ति और आपके ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि दृष्टि से ओझल हो जाना, ये संवेगात्मक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज है जिन्हें प्याजे के उससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अधिगम का वह प्रकार बताइएगा जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियमों को जानने के या सीखने का प्रयास करता है। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अन्वेषण का सीखने का सिद्धांत। इसमें से बताइए टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर कौन सा होगा। तो हम ये कहेंगे जो आपका अभिनय होता है ना वो हो जाएगा, यानी इनोवेटिव क्रिएटिविटी। किशोरावस्था का अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है, तो हम कहेंगे स्फूर्ति वाली अवस्था है ना, इस नाम से नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट है अच्छे समायोजन की विशेषता क्या होगी, तो हम ये कहेंगे सहनशीलता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पेपर, ये हमने अब तक किया ना, ये आपका किया था 2019 वाला। अब देख लेते हैं 2018 का भी है, तो उसे भी देख लेते हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर, यानी कि 2018 का इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए वो देख लेते हैं। इसमें से बताइएगा कौन सा कार्टन द्वारा बुद्धि का एक प्रकार नहीं बताया गया था। तो देखो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक और लॉजिक, लेकिन क्रिएटिविटी की बात नहीं की है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड, इसमें से सत्य कथन नहीं है वो चूज करना है। तो इसमें से हो जाएगा आपका जो आपकी अधिगम अक्षमता युक्त बालक की IQ निश्चित रूप से 17 से कम होती है, ये वाला कहना गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। 3 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट यानी जो आपका सिर होता है थपकियाँ कर देती है। जल्दी वो देखती है कि हर बार जब भी वो बच्चे ललाट पर थपकियाँ देती हैं तब वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियाँ प्रदर्शित करने लगता है। तो बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या करेगा, किसकी करेगा, तो ये करेगा आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसे क्लासिकल कंडीशन थ्योरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समीपस्थ विकास क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ये आपके वाइगोत्स्की से संबंधित पूछा है ये क्वेश्चन। तो हम ये कहेंगे
उन कार्यों की उच्च सीमा है जिससे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी जो शुरुआत के 3 कदम थे, जैसे वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा है, ये बच्चे की सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है, या उन कार्यों को या क्षेत्रों को जिन्हें बच्चा बिना दूसरे की सहायता के पूरा नहीं कर सकता, न ही स्वतंत्र रूप से कर सकता है, ये कदम सही थे। इसमें से आपका सत्य नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। हम ये कहेंगे जो आपकी शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहार से संबंधित है, ये कहना गलत है। बाकी ये तीनों संबंधित हो जाएंगे। जैसे क्रिया परिशुद्ध अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, ये बात सही है। शास्त्रीय अनुबंधन अनैच्छिक क्रियाओं से व्यवहार से संबंधित है, ये बात सही है। क्रिया परिशुद्ध अनुबंधन में परिणाम अनुबंधन एक महत्वपूर्ण कारक है, तो ये भी बात सही है। 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, जो आपकी मीता ने खिलौने सांप से लगने वाले भय दूर कर लिया था, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया, तो उसने अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। वही भय से किस प्रकार वापसी को कहा जाता है, यानी भय से इस प्रकार की वापसी को क्या कहा जाता है, उसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ऑप्शन नंबर 3 सही कहेंगे। प्रक्रिया के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है, यानी जो जीन प्याजे से संबंधित, तो हम ये कहेंगे तो एसिमिलेशन या अकोमोडेशन और आपकी एडेप्टेशन। लेकिन शेपिंग की बात तो आपके स्किनर ने की, ना कि आपके जीन प्याजे ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टर्नबर्ग द्वारा प्रदत्त एक सफल बुद्धि परीक्षण जैसे टाई-आर्किक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार नहीं है। विश्लेषणात्मक है, प्रायोगिक बुद्धि भी है और सृजनात्मक, लेकिन संगीत बुद्धि की बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसमें इस प्रकार पूछा है कि ये कह रहा है कि यह कथन जैसे तुम मेरी पीठ खो जाओ मैं तुम्हारी खो जाऊंगा, इस प्रकार की नैतिकता, यानी ये आपकी कहीं ना कहीं लेवल फर्स्ट है, ये ध्यान रखना, लेवल तो फर्स्ट ही है। जो कोई इसमें प्री कन्वेंशनल दे रखा है, ये बात सही है, यानी सहयोग की नैतिकता आराम आपकी लेवल फर्स्ट में ही होता है। अब कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो ये कहेंगे शेपिंग नहीं है, शेपिंग तो आपके स्किनर से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्वलीनता की व्याख्या किसने की है, तो वो आपके सैमुअल क्रिक ने की है, तो ऑप्शन नंबर इसका ऑटिज्म की बात तो लियो केनर ने की है, ठीक है, स्वलीनता ऑटिज्म की। तो फिर सैमुअल क्रिक ने किसकी बात की है, तो फिर सैमुअल क्रिक ने की है था लर्निंग डिसेबिलिटी की बात है, यानी अधिगम अक्षमता की, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से जो समाजीकरण से संबंधित नहीं है वो बताना था, तो इसमें से देखिएगा 4 नंबर हो जाएगा, आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन है, ये वाला कथन है, ये गलत हो जाएगा। बाकी जो ऊपर के थे वो सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वो आजकल जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं उसे कहेंगे आपकी रचनात्मक आकलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो आपका 15वें नंबर का, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक संरचना के सिद्धांत को समझने लगता है, इसका मतलब है वो मूल सक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है। कोलबर्ग के अनुसार है अच्छा लड़की अच्छी बनने की बात करते हैं, तो ये कन्वेंशनल से संबंधित है, जैसे क्या बोलेंगे कन्वेंशनल, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया है, जब भी माता पिता के एक नए बच्चे को घर लेकर आए, यह निम्नांकित में किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति हो जाएगी, तो इसे हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे हम पश्चिमगमन कहेंगे, यानी आप इंग्लिश में कहेंगे रिग्रेशन, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है, तो आप देखेंगे इनमें से एक प्रकार नहीं होगा, वो होगा कार चलाना। बाकी चाहे आँख झपकना हो, चाहे चूसना हो, चाहे वो तैरना हो, ये सभी हो जाएंगे। बुद्धि का 3 स्ट्रेटम थ्योरी किसने दी थी, ये आपकी कैरोल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा मस्तिष्क के उपरों का क्षेत्र से संबंधित नहीं है, आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे जो आपका शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तब वो क्या प्रयोग कर रहा है, तो हम ये कहेंगे वो अपने जो धारावाहिक स्मृति है उसमें, यानी जो एपिसोडिक मेमोरी है उससे संबंधित बात कर रहा है। नाटकीय खेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हम ये कहेंगे जो यह हमेशा पुनरुत्पादक होता है या रिप्रोडक्टिव, ये कहना गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए अप्रिय उद्दीपक का प्रयोग किया जाता है, तो ये बात की जाती है दंड,
क्वेश्चन नंबर 24 है, यह कथन व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र व्यक्तित्व संदर्भ में ऐसा दृष्टिकोण किसका है? तो ये आपके व्यवहारवादियों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें बताना है आपको, एक चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है, तब कार का सीट बेल्ट बजर बजना बंद हो जाता है, तो ये उदाहरण किसका है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके नकारात्मक पुनर्वलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा गया है, ये जानना कि साइकिल कैसे चलाई जाए, उदाहरण किसका होगा? तो हम ये कहेंगे ये आपकी प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित हो जाएगा। विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर पर विकास सिर से पैरों की ओर उसका विकास है उसके पैरों से पहले हो जाता है, तो ये विकास की कौन सी प्रवृत्ति का सर्वोत्तम उदाहरण होगा? तो ये होगा आपके सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट, बच्चों के खेल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो हम ये कहेंगे कि साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती है, तो ये कहना गलत है, बाकी सभी सही थे। गणितीय संबंधी अक्षमता जिसे डिसकैलकुलिया कहते हैं, लेकिन इसमें पूछा है इसे कहेंगे क्या? हम कहेंगे अधिगम अक्षमता, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी बोले। इनमें से बताइए, निम्नांकित में से किस दृष्टिकोण की मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है? तो हम ये कहेंगे ये आपकी जीन पियाजे की इसे मानते हैं कि वो सतत प्रक्रिया नहीं है।